कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर शिकी को देखते हैं जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन जब एक रहस्यमय अजनबी उस पर हमला करता है और उसके पिता को मार देता है तो उसे पता लगता है कि उसके रगों में डीमन का खून बह रहा है और वह बदला लेने के लिए अपनी इस पावर का इस्तेमाल करता है। बहुत समय पहले हम ओनी नाम का एक डीमन देखते हैं जो कि जापान में रहता है, जो अपनी इच्छा अनुसार सबको नष्ट कर देता था और इंसानों को भी मार देता था। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की साहस न रख सका। लेकिन फिर एक बहादुर इंसान मोमोतारो इंसानों की रक्षा के लिए वहां पर आता है। मोमोतारो ने ओनिगाशिमा पर हमला किया और हजारों ओनियों को मार दिया। लेकिन ये मोमोतारो और ओनी के बीच लंबे युद्ध की मात्र शुरुआत थी। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अब फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए अपने हथियार की सफाई कर रहा है। वह इस बात पे हंसते हैं कि हाल ही में उन्हें झगड़े के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है और कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वे अपने क्लासमेट के बदसूरत चेहरे देखकर तंग आ चुके हैं। फिर तभी उसके पिता शियोशी वहां आते हैं और उसके सर पर मारते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया। शिकी उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहता है। शियोशी उसे फिर से मारने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार वह उन्हें चकमा दे देता है। इसके बाद शियोशी शिकी से पूछता है कि इन सभी बंदूकों का क्या मतलब, क्योंकि वह लोग तो शराब की दुकानें चलाते हैं, बंदूक की नहीं। शिकी बोलता है हमारी दुकान मुश्किल से ही चल रही है क्योंकि वह लोग जानते हैं कि वह अपने कस्टमर खो रहे हैं। शियोशी शिकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है एक हाई स्कूल का लड़का जिसे स्कूल से निकाल लिया गया है वह ऊंचा और शक्तिशाली बन रहा है। शिकी इसे पर्सनली ले लेता है और कहता है कि वह उसकी तरह लूजर नहीं है और वह इस बात से राहत है कि वह ब्लड रिलेटिव नहीं है। इससे ओल्ड मैन की फीलिंग हर्ट हो जाती है। इसके बाद वह बिजनेस स्कूल के लिए नीचे चला आता है। शियोशी डिलीवरी के लिए चला जाता है और शिकी बोलता है कि काश किसी अमीर आदमी ने उसे गोल लिया होता। इसके बाद वह अपने निशाने का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी घर के बाहर हुए विस्फोट से चौंक जाता है। वह देखने के लिए बाहर झांकता है, लेकिन कोयले के कारण कुछ भी नहीं दिखाई देता। अचानक कोयले से एक अजीब काली धुंध का झोंका निकलता है और शिकी उसे देखते ही पीछे गिर जाता है। धुंध उसका पीछा करती है और पैर पकड़ लेती है और उसे बाहर खींचकर सड़क पर गिरा देती है। जैसे ही शिकी उठता है और सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तभी सफेद कपड़ा पहने हुए एक बूढ़ा आदमी वहां आता है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार है। तभी शियोशी वहां आता है और उस बूढ़े आदमी पर कार चढ़ा देता है और शिकी को जल्दी से कार में बैठने को कहता है और जितनी तेजी से हो सके वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि उनके पास एकमात्र रास्ता है देश को छोड़ देना। हालांकि शिकी को अभी भी समझ नहीं आया क्या हुआ। वह अपने पिता से पूछता है कि वह अपनी कार से किसी को कैसे मार सकते हैं, लेकिन शियोशी उसे बताता है कि वह अभी मरा नहीं और उन्हें उससे जितना हो सके उतना दूर चले जाना चाहिए। वह सच में डिस्ट्रैक्ट है और शिकी से कहता है कि वह उसकी बात ध्यान से सुने क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। शियोशी शिकी को बताता है कि वह ओनी का वंशज है और जिस आदमी ने उस पर हमला किया वह मोमोतारो का वंशज है। शिकी उससे कहता है कि वह मजाक करना बंद करे क्योंकि ऐसा करने का अभी समय नहीं है, लेकिन शियोशी बताता है कि वह सीरियस है। तभी काली धुंध से बनी एक ब्लेड छत पर कूद जाती है और शियोशी बड़ी मुश्किल से उससे बच पाता है। उन्हें पता लगता है कि हमलावर ने उसे पकड़ लिया है और फिर अचानक उसकी कार की खिड़कियां अचानक धुंध से ढक जाती हैं, जिससे वे पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। शियोशी एक खाली पड़े गोदाम के पास कार को रोक देता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है और शिकी से कहता है उन्हें तुरंत छिप जाना चाहिए। तभी कार में विस्फोट हो जाता है और वह पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि शिकी गायब हो चुका है। सौभाग्य से वह काली धुंध का एक हिस्सा अंदर जाते हुए देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसके बेटे को वहां ले जाया गया है। गोदाम के अंदर शिकी खुद को काले धुंध से बने एक विशाल जाल में फंसा हुआ पाता है और उसके सामने सेमीदार नाम का एक डरावना आदमी खड़ा है। सेमीदार उसे बताता है उसकी रगों में बहता खून उसे कीट के अलावा कुछ नहीं बनाता और ऐसे कीटों को खत्म करना मोमोतारो एजेंसी का काम है। शिकी अभी भी सदमे में है। सेमीदार कार से कुचले जाने के बाद भी बच गया। तभी शियोशी वहां आता है और बताता है कि मोमोतारो की असली कहानी क्या है। ये कई हजारों वर्षों से मोमोतारो और ओनी के वंशजों में युद्ध हो रहा है। जिनके खून में मोमोतारो का खून है उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और मोमोतारो एजेंसी का गठन किया, जिससे उन्हें युद्ध में फायदा हुआ और ओनी को जिंदा रहने के लिए इंसानों के बीच छिपना पड़ा। शिकी अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या हो रहा है, लेकिन शियोशी कहता है कि वह इसे डैडी को संभालने दे। सेमीदार अचानक काले धुंध से तो तलवार बना लेता है। जवाब में शियोशी भी उसी क्षमता को दिखाते हुए तलवार बना लेता है। दोनों आदमी दौड़ते हैं और अपनी तलवारों को टकराते हैं और शक्तिशाली शॉक वेव्स छोड़ते हैं। शियोशी किसी तरह सेमीदार को पीछे धकेल देता है, लेकिन वह पहले की तुलना में उसे कमजोर बताता है। सेमीदार बताता है कि काली धुंध एक अनोखी एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल केवल मोमोतारो के वंशज कर सकते हैं। तभी शियोशी बताता है कि वह मोमोतारो एजेंसी का सीनियर था। शिकी ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि उसके पिता उस मोमोतारो के वंशज हैं, लेकिन शियोशी कहता है कि वह इस बारे में पूरी तरह से भूल चुका है। सेमीदार उससे पूछता है कि क्या
अब वह यह भी भूल चुका है कि ओनी कितने खतरनाक हैं। वह डिक्लेयर करता है कि एक ओनी को शरण देने के अपराध में उसे भी मार दिया जाएगा। शियोशी उस पर पहले हमला करके जवाब देता है। वह और सेमीदार ताकत में बराबर हैं। शिकी केवल घबराहट में उनकी लड़ाई देख सकता है, जबकि सेमीदार शियोशी से पूछता है कि वह एक मॉन्स्टर की रक्षा क्यों कर रहा है जो केवल विनाश करते हैं। शियोशी उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे सीरियस डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन सेमीदार उसकी अपेक्षा से कहीं तेज है। वह आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर से एक सुपर फास्ट कॉम्बो से शियोशी पर हमला करता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अपने पिता को खून से लथपथ देखकर शिकी बहुत दुखी हो जाता है और सेमीदार से कहता है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन सेमीदार कहता है कि जल्द ही वह अपने पिता के पास आफ्टर लाइफ में जाने वाला है। लेकिन तभी शियोशी उसके पैर पकड़ लेता है। सेमीदार उससे पूछता है कि वह ओनी की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहा है और जवाब देता है कि उसे अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। आगे बताता है कि अभी तक शिकी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और सिर्फ उसे इसलिए मारना गलत है क्योंकि उसके शरीर में ओनी का खून है। सेमीदार उसे खत्म करने के लिए एक काली धुंध तलवार बनाता है। शिकी के अंदर उबलता गुस्सा आखिर में अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी आंख लाल हो जाती है और कसम खाता है वह उसे मार डालेगा जो उसके पिता को चोट पहुंचाएगा, और उसकी डिमोनिक पावर अवेकन हो जाती है। उसके चेहरे के हर छेद से खून बहने लगता है और उसके सिर से डिमोनिक सिंग निकलने लगते हैं। शिकी चिल्लाता है कि वह सेमीदार को मार देगा। जब वह आदमी उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि शिकी अब जाल से बना नहीं है। अगले ही पल खून से बनी बंदूकें उसके चेहरे के पास आती है। वह क्विकली अपनी रिफ्लेक्शन से सभी शॉटों को रोक देता है, लेकिन शिकी पहले ही उस जगह से हट चुका है। सेमीदार सोच रहा है कि वह कहाँ छुपा है तो उसने इस छत से खून टपकते हुए देखा जहाँ शिकी उल्टा लटका हुआ है। सेमीदार शिकी को खून से सना देखकर समझ जाता है कि वह अवेक हो गया है, लेकिन वह उसके खून से छेड़छाड़ करके लड़ सकता है। लेकिन ओनी से लड़ने में ये सबसे डरावनी बात नहीं है। शिकी उसके ऊपर झपटता है और शक्तिशाली स्ट्राइक से उसे पीछे धकेल देता है। सेमीदार ने क्विकली टेबल को फ्लिप कर दी जिससे उसका हाथ कट गया, लेकिन शिकी ने पीछे छलांग लगाई और तुरंत उसका फिर से हाथ रुक गया। इसके बाद वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और सेमीदार को पसीना आने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। शिकी अपनी पावर का इस्तेमाल रक्त से बनी बंदूक के रूप में दिखाता है। सेमीदार को गोलियों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत और स्पीड का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन तभी शिकी उस पे मिसाइल ताक देता है, लेकिन सेमीदार उससे कम समय के भीतर बच जाता है और रॉकेट उसके पीछे फट जाता है। सेमीदार शिकी के हमले से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन फिर उस पर अपनी तलवार फेंकता है ताकि उसे जल्दी से नीचे गिरा सके। हालांकि ये इनफ नहीं है, लेकिन शिकी उसके पास पहुंचता है और लात मार के उसे दूर फेंक देता है। सेमीदार इतना थका हुआ घायल हो चुका है कि वह तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता और शिकी उसके चेहरे पर पैर रख देता है और उसके ऊपर एक बटालियन के बराबर गोला बारूद उतार देता है। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सेमीदार किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। वह शिकी को शराब देता है, लेकिन तभी अचानक शिकी गिर जाता है और खून से बनी बंदूकें हट जाती है। उसका ओनी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। जैसे ही वह अपने खून से बने हाथों को देखता है वह अपना दिमाग खो देता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। सेमीदार टिपिकल रिएक्शन देते हुए कहता है जो अपनी पहली बार ओनी पावर को जागृत करते हैं वह अपनी बची हुई शक्ति से एक काली धुंध की तलवार बना लेता है और वह अपना काम खत्म करने के लिए कहता है। हालांकि वह शिकी को जैसे ही चाकू मारने वाला होता है तभी शियोशी उसी बीच कूद पड़ता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है। सेमीदार उससे कहता है कि वह उस लड़के को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में कैसे डाल सकता है जबकि वह मॉन्स्टर बन गया था। शियोशी ये सोचता है कि शिकी कितना प्यारा लड़का था और अपने पुराने दोस्त से कहता है कि एक खुश पिता होना बुरी बात नहीं है, भले ही ये थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। तभी विस्फोट की आवाज सुनकर वहाँ के रहने वाले सिविलियन उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देते हैं। सेमीदार फिलहाल के लिए पीछे हट जाता है और काली धुंध में बदल जाता है और गायब हो जाता है और शियोशी और शिकी को अकेला छोड़ देता है। शिकी घबरा जाता है और अपने पिता से कहता है कि वह एम्बुलेंस को बुला रहा है। उसके पिता उसे रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि ये अब उसका अंत है। वह अंत में अपने बेटे से आखिरी बात करना चाहता है। शियोशी उससे कहता है कि वह अपने वंश के बारे में कभी नहीं बता सकता। इसका मतलब यह है कि उसे ये बताना होगा कि कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अब वह केवल शिकी से इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहता है कि मोमोतारो और ओनी को दोनों को हरा सके। हालांकि शिकी उस पर चिल्लाता है कि वह चुप हो जाए क्योंकि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह उससे ये कहते हुए बाहर ले जाने लगता है कि जब वह ठीक हो जाएगा तो वह बात करेंगे और शियोशी आखिरी बार सांस लेने से पहले उसे देखकर एक बार मुस्कुराता है। जैसे ही वह जमीन पे गिर जाता है शिकी अपना दिमाग खो देता है। पहले उसे जगाने की कोशिश करता है और फिर बेवकूफ की तरह रोने लगता है। इसके तुरंत बाद रोलर स्केट्स पर एक आदमी वहां आता है और जब शिकी उसे देखने के लिए मुड़ता है तो वह शिकी के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे उस जगह ले
जाता है जहाँ पर उसके जैसे ही लोग मौजूद हैं। जब सिकी बेहोश होता है तो वह अपने बचपन के सपने देखता है। वह अपने पिता की निगरानी में पार्क में खेला करता था। फिर उसका सपना एक अंधकार में बदल जाता है और सीओसी की मौत सेमीडर से हो जाती है। शिकी अचानक से जाग जाता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है वह खुद को एक खाली हॉल में कुर्सी के द्वारा बना हुआ पाता है। ठीक उसी समय उसके पीछे स्केटर लड़का जिसने उसे किडनैप किया था, वह अपने छाते के साथ एक हाथ से पुशअप कर रहा होता है और जैसे ही वह सिकी को जागा हुआ पाता है वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इस लड़के का नाम नेडा होता है। नेडा भी एक ओनी होता है। वह अपने सींग निकाल के दिखाता है। शिकी ये देखकर कंफ्यूज होता है और वह नेडा पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। वह नेडा से पूछता है कि वह इस समय कहाँ पर है। वह उसे बताता है कि उसके पिता की डेड बॉडी दूसरी जगह पर सुरक्षित रखी है। वह उसे वैलिडेशन के लिए लाया है। नेडा कोने में रखा व्हाइट बोर्ड सिकी के पास लेकर आता है। वह सिकी को करीब दिखाता है। वह चलने की बजाय स्केट्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह मोटार एजेंसी के बारे में समझाना शुरू कर देता है और कहता है कि उसने पहले ही एक ऐसे इंसान को देखा है जो काली धुंध को कंट्रोल कर सकता है और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। मोटार एजेंसी खोजती है और शिकार करती है और जवाब में उनसे लड़ने के लिए ओनी ने अपनी खुद की एजेंसी बनाई। नेडो बताता है उसका काम है सिकी जैसे अवेकन ओनियो को ढूंढना और उन्हें सुरक्षित स्थान पे लाना जहाँ वह वैलिडेट कर सके कि वह ओनियो एजेंसी में शामिल होने के लायक है। वह उसे सारी बात बताने के बाद उस व्हाइट बोर्ड को उसी जगह पे रख देता है और फिर वह सिकी का गैग हटा देता है ताकि वह उसका इंटरव्यू ले सके। जैसे ही वह गैग उठता है सिकी उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि वह उसे आजाद कर दे। वह नेडो को भी कोसता है और धमकी देता है यदि उसने उसके पिता के शरीर को नुकसान पहुंचाया तो वह उसे भी मार देगा और नेटो उसके स्कोर से एक अंक काट लेता है जो पहले से ही 0 है। वह सिकी को गधा कहता है क्योंकि वह सुरक्षित का अर्थ नहीं समझ पाया क्योंकि उसने पहले ही उसके बारे में बताया था। सिकी उस पर गुस्सा हो जाता और कहता है कि वह किसी पे भरोसा नहीं कर सकता और नेटो को उससे कुछ भी उम्मीद नहीं थी और डिसाइड करता है कि वह जितना ही कोसेगा वह उसके अंकों में से उतने अधिक अंक काटता जाएगा और उससे आजाद करने की मांग करेगा और बताता है कि यदि वह वैल्यूएशन में पास होना चाहता है तो वह उसका साथ देगा। शिकी को वैल्यूएशन की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वह जल्दी से आजाद होना चाहता है, इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि वह ये भी ठीक से नहीं कर पाता। नेडो उसे कहता है कि वह उसे डरावनी नजरों से देखना बंद करे। ये सुनकर शिकी भड़क जाता है। नेडो डिसाइड करता है कि वह उसका वैल्यूएट करने के लिए नॉन मेथड का इस्तेमाल करेगा कि पागलों के साथ नॉर्मल चीजें काम नहीं करती। वह अपनी टाई उतार लेता है इससे पहले कि शिकी को कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा है। नेडो अपनी टाई का इस्तेमाल करके शिकी का गला घोट देता है। शिकी घबरा जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। नेडो कहता है कि जब किसी इंसान का असली रूप बाहर तब आता है जब वह मौत के करीब हो और वह यही देखना चाहता है कि शिकी अपनी ताकत का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकता है, लेकिन वह घुटन की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। उसके चेहरे के हर छेद से खून बहने के बाद वह जल्दी से बेहोश हो जाता है। नेडो इससे निराश होता है। शिकी ने जो खून खोया था वह उसकी मदद से अवेकन हो जाता है। ये तेज नुकीली कीलों में बदल जाता है और नेडो पर हमला करता है जो बिना किसी परेशानी के हमले को डॉज कर लेता है। अचानक उसे पता लगता है कि खून से बनी एक गैटलिंग गन उसके सिर पर तान दी गई है और उसके पीछे सिकी बैठा हुआ है। वह नेडो पर गोलीबारी शुरू कर देता है और संतुष्ट होने पर पीछे हट जाता है, लेकिन उसके हमले एज लोड को छू भी नहीं पाए जो अपने खून से अपने आप को ढककर बचा लेता है। वह सिकी के स्कोर से 100 अंक काट लेता है क्योंकि वह यह भी नहीं जानता है कि अपने ओनी ब्लड का इस्तेमाल कैसे किया जाए और वह डिसाइड करता है कि इसे दिखाएगा कि इसे वास्तव में कैसे किया जाए। एक बार सिकी का यह रूप खत्म हो जाए तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। सिकी उसकी ओर अचानक झपटता है, लेकिन वह इस हर चीज के लिए तैयार था और फिर कुछ मिनट बाद सिकी को होश आ जाता है और सिकी हार चुका है और जमीन पे पड़ा हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या हुआ, लेकिन तभी वह अपने लाल हाथों को देखता है और घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। नेडो उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि यह स्वाभाविक है, उसकी याददाश्त खाली है कि कोई जब ओनी बनता है तो वह अपना दिमाग खो देता है। उनकी लड़ाई के कारण पूरे हॉल में खून ही खून फैल गया है। सिकी नेडो से कहता है कि वह उसे ऑर्डर देना बंद करे क्योंकि वह भी अपने खून का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेडो तुरंत अपना खून का बना चाहता गायब कर लेता है और बताता है कि वह कभी भी वज नहीं हुआ क्योंकि वह वास्तव में अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद उन्हें डिक्लेयर किया कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिकी को ओनी एजेंसी में शामिल करने के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। सिकी को अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वह एक बार ये जानता है कि नेडो काफी शक्तिशाली है। वह अपने अभिमान को निगलने का निर्णय करता है और नेडो से
उसे विनती करता है कि वह अपना स्टूडेंट बना ले, क्योंकि वह शक्तिशाली बनना चाहता है और अपने पिता का बदला लेना चाहता है। नेडो तुरंत ही मान जाता है और सिकी से कहता है कि उसके जैसे व्यक्ति जो लड़ते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वह असली लड़ाई में सबसे पहले मारे जाते हैं। वह उसका अपमान करता है कि जो ना तो अपना दिमाग और ना ही पावर को कंट्रोल कर पाता है, और सिकी अपने गुस्से को पूरा कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। नेडो डिक्लेयर करता है कि समय आ गया है कि वह सिकी को खत्म कर दे, क्योंकि वह जोनी हर किसी के लिए बोझ है। वह अपने स्पेशल अंगूठे का इस्तेमाल करके अपना अंगूठा काटा है, जिससे एक खून की धारा निकलती है और वह खून को एक छाते के रूप में बदल देता है। अचानक सिकी को एक आइडिया आता है और वह अपना मन बदल लेता है। वह नेडो की सीमा से दूर भागता है और उसकी ओर दौड़ता है और अपनी मुट्ठी को जमीन पर घसीटता है जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगता है। नेडो जल्दी से अपने छाते को नुकीली ढाल में बदल देता है, जो उसे किसी भी हमले से बचाएगा, और फिर सिकी के हमलों के बारे में सोचता है। सिकी लास्ट मोमेंट पर कूद जाता है, जो कि नेडो ने इस पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन तभी वह स्पाइक का इस्तेमाल करके दूसरी ओर कूद जाता है और उसके चेहरे पर एक खून की बूंद तान कर चौंका देता है। सिकी अपना पूरा ध्यान गन पर केंद्रित करता है। पीछे की ओर एक पावरफुल गोली चलाई, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। उसे विश्वास होता है कि वह नेडो के ऊपर हमला करने में सफल रहा, लेकिन उसे पता लगता है कि इस बार भी वह ऐसा नहीं कर पाया। नेडो बस अपनी उंगली से उस खून की गोली को रोक लेता है और उसे चकनाचूर कर देता है। हमले के लिए सिकी को कोई भी श्रेय नहीं दिया जाता, क्योंकि वह उस पर हमला करने के आधी हद तक वज मूड में हो गया था। जब सिकी दोबारा से अपना दिमाग खोने लगता है तो नेडो डिसाइड करता है कि वह अपने स्पेशल मूव से इसे खत्म करेगा। वह अपने आप को प्रोटेक्शन केज में बंद कर लेता है और अपने खून से बने तीरंदाजों को बुलाता है, जो उसके आदेश पर गोली चलाने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि वह देखता है कि सिकी उस पावर के खिलाफ लड़ रहा है और अपनी पावर को कंट्रोल में ले रहा है, तो नेडो अपने स्पेशल मूव को नष्ट कर देता है। सिकी को गर्व है कि वह अपनी पावर को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। वह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च कर दी। नेडो को विश्वास नहीं हो रहा है कि सिकी ने अपनी पावर को कंट्रोल किया, बल्कि उसने विजयकर मोड को भी कंट्रोल कर लिया, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। वह उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन सिकी कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो मुझे ये बताओ कि इस पावर को कैसे अनलॉक किया जाए। नेडो उसे बता रहा है कि वह इस बारे में सोचेगा। सिकी कहता है कि ठीक है। उसका कहना है कि जब नेडो ने ब्लड को कंट्रोल करने की बात की, उसे समझ नहीं आया। जब उसने अपना अंगूठा काटा और उससे एक हथियार बनाते हुए देखा, तो उसको एक आइडिया आया। क्योंकि वह दोनों वहीं मौजूद थे, तो उसने सोचा कि वह उसकी नकल कर सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये काम करा। हालांकि उसे डिटेलिंग समझ नहीं आई और उसने हथियार बनाने के लिए मन ही मन में चिल्लाते हुए खून को लहूहान कर दिया। सिकी उस बात से अभी भी उत्साहित है कि उसकी चाल काम कर गई, और वह नेडो से पूछता है कि वह इस बारे में क्या सोचता है। नेडो कहता है कि ये पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि चीजें ऐसे नहीं चलती। अपने एक्सपीरियंस से उसने बताया, सिकी जैसे बेवकूफ और भावुक इंसानों को अपना खून कंट्रोल करने में कठिनाई होती है, जबकि उसके जैसे रैशनल और काम लोगों के पास अपनी पावर का सही उपयोग करने का सबसे अच्छा मौका होता है। नेडो कहता है कि सिकी तर्क नहीं सुनता है। वह अपने व्रजर मूड को खुद को कंट्रोल भी नहीं करने देता। वह अपनी पावर को स्ट्रेंथ द्वारा कंट्रोल करता है। उसका कहना है कि ये बहुत कठिन तरीका है और कहता है कि ये उसको बहुत ज्यादा क्षति भी दे सकता है। वह इन अनोखे मामले में क्या करे, इस बारे में सोचने लगता है। अचानक सिकी उसे बताता है कि उसे अपने पिता का बदला लेना है और उसे मारने के लिए उसे अपनी पावर की जरूरत पड़ेगी। वह नेडो से कहता है कि वह उसे अंडर में ले ले और सब कुछ सिखा दे, तो वह उसके लिए काम करेगा। हालांकि नेडो इस पॉसिबिलिटी कंसीडर करता है। वह अपनी छतरी को भाले में बदल देता है और उसे बताता है कि उसके जैसे लोग समाज के लिए खतरा है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता है कि वह अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है और उसने केवल एक जुआ खेला था। और कहता है कि वह उसे एक नौकर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। फिर उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे भाला मारने वाला हो, लेकिन भाला उसके सिर के पास जमीन पर लगता है। वह सिकी से कहता है कि वह उसे अपने अंडर में लेता है और उसे एक छात्र के रूप में स्वीकार करता है। और ये बात सिकी के लिए कंफ्यूजिंग करने वाली है, क्योंकि वह सोचता है कि दोनों एक ही बातें हैं। नेडो उसे बताता है कि उसने परीक्षा बड़ी मुश्किल से पास की, लेकिन वह उसे अपनी योग्यता को साबित करने का मौका देगा। सिकी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। नेडो डिसाइड करता है कि वह उसे शुरुआती चीजें बताएगा। वह उसे बताता है कि वह एक आइलैंड पे है जिसका नाम ओल्ड डोर स्टेप है, जिसे अतीत में ओनागाशिमा के नाम से जाना जाता था। ये वो जगह है जहाँ पर मोमोतारो ने मोस्टरों को मारा था, लेकिन अब इस जगह पे ओनी सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। इस आइलैंड के बीच में रोसेट अकेडमी है, जो एक सैन्य स्कूल है जो ओनी को मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। सिकी को यह जानकर घबराहट होती है कि वह एक आइलैंड पे है। नेटो उसके चेहरे पर एक उंगली मारता है और कहता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अकेडमी तुम्हें जनरल एजुकेशन, अपने ओनी ब्लड को कंट्रोल करना, फाइटिंग टेक्निक और मोमोतारो और ओनी के बीच के इतिहास से लेकर सब कुछ सिखाएगा। नेडो सिकी का होम रूम
टीचर है और वह अकेडमी में काम करने के तरीके के बारे में बताता है, लेकिन ये उसके भी साइज के दिमाग की क्षमता से ज्यादा है। सीयू इसकी कोई परवाह नहीं है, वह केवल यहाँ से जाना चाहता है। क्या वह अपने पिता का बदला लेने के लिए स्ट्रॉन्ग बन सकता है? नेटो उसे कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन नेटो उसे कहता है कि अगर वह मोहतारो एजेंसी से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जल्दी वह तैयार हो जाता है और अलग तरह से स्कूल में जाने के लिए एक्साइटेड है। नेटो उसे चेतावनी देता है कि कुछ दूसरे लोगों ने भी पास किया है और संभवतः उनमें सबसे कम स्किल है। अचानक सेगी को अपने पिता की याद आती है और वह नेटो से पूछता है कि उनका शरीर कहाँ है। नेटो जवाब देता है कि उन्होंने उसे पूरा घर इसलिए रखा है क्योंकि नेटो चाहता है कि वह सिकी अपने विश्वास के अनुसार अंतिम संस्कार कर सके। सिकी अपने पिता की मौत के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है। नेटो उसे बोलता है कि उदास होना समय की बर्बादी है और उसे स्ट्रॉन्ग बनने में ध्यान लगाना चाहिए ताकि वह अपना बदला ले सके। सिकी कहता है कि वह एक अच्छा लड़का लगता है। नेटो को ये बात अजीब लगती है और भागते हुए सिकी और कहता है कि अगर वह उसे पहले क्लास में नहीं पहुंचा तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। सिकी उसे किसी तरह पकड़ लेता है और सोचता है कि अपना ऑरा बनाने के लिए क्लास में कैसे जाना चाहिए। नेटो उसे दरवाजे से धक्का देकर निकाल देता है। सिकी को लगता है कि उसका ऑरा नेगेटिव में चला गया है और वह अपनी नाक से खून पूछने के लिए एक लड़के से टिश्यू मांगता है। जिन उसके टीचर से भी बड़ा एज लोड निकलता है और सिकी से कहता है कि वह उससे बात ना करे। सिकी इस बात से गुस्सा हो जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि उसके पास अभी तक सींग नहीं आए। जिन अपने सींग निकालते हुए कहता है कि वे केवल एक नौसिखिया है जो अपने सींगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वह हर समय दिखते हैं। ये बात एक लड़के को पसंद नहीं आती जिसका नाम अखरी है, जो अपनी सींगों पर कंट्रोल नहीं कर सकता। क्लास के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है जब सिकी जेन के करीब पहुंच जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। इससे पहले की चीजें खराब हो, नेटो उनके पीछे आ जाता है और सिकी खुद को जिन के बगल में बैठा हुआ पाता है और उसे पता भी नहीं लगता कि ये कब हुआ। जिन भी उतना ही शौक है, लेकिन नेटो के पास अपने छात्रों की राय जानने के लिए समय बर्बाद करने का समय नहीं है। वह उनसे कहता है कि वे पहले लेसन में टैग का गेम खेलने जा रहे हैं। वह सभी छात्रों को जंगल में ले जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें स्कूल वापस पहुंचने के लिए 1 घंटा है और उन लोगों को उसे पकड़े जाने से बचना है। आगे नेटो बताता है कि जो समय रहते स्कूल वापस नहीं आया उसे निकाल दिया जाएगा और उसे सिकी की आपत्ति पे कोई परवाह नहीं। इसके बाद वह स्टूडेंट से कहता है कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह अपनी पावर का इस्तेमाल केवल तभी करेगा जब कोई परेशानी होगी। जिन कॉन्फिडेंस से बोलता है कि अगर वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह उन्हें जान से मार देगा। नेटो को उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह वह कहता है कि अगर कोई उसे मार देगा तो वह यहाँ से चला जाएगा और फिर वह मोहतारो एजेंसी से लड़ने के लिए किसी भी रास्ते में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वह कहता है कि स्कूल वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए है और वह उनका टेस्ट लेगा। वह सभी से पूछता है कि क्या वह तैयार है और सिकी कहता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने जा रहा है और परीक्षा में टॉप करेगा। आगे नेटो बताता है कि एक और नियम है, उसने 2 बोले निकाली। वह उन लोगों से कहता है कि परीक्षा पास करने के बाद अकेडमी में मस्ती करेंगे जाके। फिर अचानक वह उन 2 बोलों को जंगल की ओर फेंक देता है। इन सभी को लगता है कि बोल 2 है, इसलिए इन्हें आपस में लड़ना होगा। आगे नेटो बताता है कि उन्हें टीमों में बांटा जाएगा। पहले टीम में सिकी के साथ जिन और गुलाबो बालों वाली लड़की, दूसरी टीम में इकारी और जूजी है, तीसरे ग्रुप में रूका और कुइना है। रूका वहाँ सभी मौजूद लोगों से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रही है। नेटो बोलता है कि वह 15 मिनट बाद उस जगह पर जाएगा ताकि वह पहले उस जगह पे पहुंच सके। सिकी बोलता है वह इस नकाब को उस लड़के के साथ टीम नहीं बनाना चाहता। नेटो बोलता है कि अगर वह टीम के साथ काम नहीं कर सकता तो उसे निकाल दिया जाएगा। इससे सिकी शांत खड़ा हो जाता है। इसके बाद गुलाबो वाली लड़की सिकी को अपने बारे में बताती है। सिकी ने जिंदगी में किसी लड़की से बात नहीं की। जैसे ही वह होमर को अपनी ओर आते हुए देखता है, उसके पेट में अचानक गुदगुदी होने लगती है और वह विश्वास के साथ कहता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। ये सुनकर वह घबरा जाती है और कहती कि उसे ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह ये चाहती कि वह उसके रास्ते में ना आए। इसके बाद वह जिन को अपना परिचय देने जाती है, लेकिन जिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। होमर का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह रोने लगती है और उससे बात करने के लिए माफी मांगने लगती है। सिकी लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जिन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर सिकी गुलाबी वाली लड़की से कहता है कि तुम्हें रोकर अपना क्यूट चेहरा खराब नहीं करना चाहिए। वह फिर से जिन को ताना मारने लगता है, लेकिन जिन उसे कहता है कि उस पर चिल्लाना बंद करे। नेटो उनके झगड़े के बीच आकर उन्हें अंदर जाने को कहता है क्योंकि उनके पास पूरा दिन नहीं है। जिन और सिकी तुरंत उस जंगल की ओर भागते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद होमर भी उनके पीछे चली जाती है। जिन पेड़ों के बीच कूदना शुरू कर देता है, नारुतो के एक निंजा की तरह। वह सोचता है कि वह नेटो को मारने के बाद ग्रेजुएट हो जाएगा और वह किसी भी दस्ते में शामिल हो सकेगा। वह इस मौके का फायदा उठाकर फ्रंट लाइन में जाना चाहता है और वह अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना चाहता है। लेकिन तभी अचानक सिकी
सिकी उसके पीछे हमला करने की कोशिश करता है। वह उससे बचते हुए पेड़ों से नीचे आ जाता है। जिन उससे कहता है कि आखिरकार तेरी क्या दिक्कत है। सिकी बोलता है कि वह साबित करने जा रहा है कि वह उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वह अपना मास्क हटा देता है। उसके मुंह के आसपास भयानक निशान दिखाई देते हैं। चिको ये देखकर डर लगता है और कहता है कि कमजोर लोग ही केवल अपने घाव दिखाते हैं। लेकिन जिन उसकी बातों में नहीं फंसता। वह अपने ग्लव्स उतारता है और पता लगता है कि उसके हाथ भी टाकों के निशान से ढके हुए हैं। वह खून निकालने के लिए एक टाके को फाड़ देता है जिससे एक गोल आकार की आरी निकलती है। शिकी ये देखकर हैरान हो जाता है। चेंसो मैन का राइटर उन पे मुकदमा करेगा उनकी कॉपी करने के लिए। जिन उससे बोलता है कि वह अपना समय बर्बाद करना बंद करे। अगर उसे डर लग रहा है तो भाग जाए। शिकी बोलता है कि अगर वह अभी भाग गया तो वह अपने पिता का बदला नहीं ले पाएगा। जिन ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन फिर वह अचानक खतरनाक होने लगता है और वह शिकी से कहता है कि वे एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। शिकी उसे बोलता है कि वह उसे समझना भी नहीं चाहता और वह खून निकालने के लिए अपना अंगूठा काट लेता है। हालांकि वह इस बार बंदूक में बदलने में फेल हो जाता है और वह घबरा जाता है और सोचता है कि इसे बनाने के लिए क्या करना चाहिए। डिसाइड करता है कि वह लकड़ी से लड़ेगा क्योंकि उसके पास एकमात्र यही रास्ता है। उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि वह जिन का मुकाबला नहीं कर सकता है जो अपनी चेंसों से एक ही बार में पेड़ों को काट सकता है। इसी बीच ओमर को देखते जो उन दो लड़कों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक उसे पेड़ों की जमीन पर गिरने की तेज आवाज सुनाई देती है। वह अचानक घबरा जाती है और कहती कि वह इस जगह पर रहने लायक नहीं है। हालांकि वह यह सोचकर खुश हो जाती है कि शिकी ने उसे क्यों कहा है और वह उसे ढूंढने का फैसला करती है। लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि एक गेंद उसके पास ही पड़ी है। इसी बीच शिकी और जिन की लड़ाई देखते हैं। जिन अपनी चेंसो पावर का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, फिर भी उसे वह आसानी से मार पा रहा है। शिकी सोचता है कि वह अपनी पावर को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर सकता है। उसे एहसास होता है कि जिन की एबिलिटी नेटो से अलग है। वह अपनी एबिलिटी के बारे में, ट्रू नेचर के बारे में सोचते हुए अपना ध्यान खो देता है। जिन उसे एक ही मुक्का मार के गिरा देता है। इस वजह से शिकी निराश हो जाता है। जिन उसे रोते हुए छोड़कर आगे चला जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, शिकी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। जिन उसकी ओर चेंसो फेंकता है। ठीक उसी समय होमर वहाँ पर पहुंच जाती है। होमर के जिन के हमले के बारे में नहीं पता लगता कि उसके हमले के बीच में आ गई है। शिकी ये देखकर घबरा जाता है। सौभाग्य से वह उसे बचा लेता है। ऐसा करते समय वह थोड़ा घायल हो जाता है। वह जल्दी से होमर के ऊपर से हटता है और जिन को माफी मांगने से कहता है। जिन बोलता है कि अगर वह उस हमले में मर जाती तो उसकी गलती होती। शिकी इससे नाराज होता है, लेकिन तभी अचानक होमर चैंटी करने लगती है, उसे माफ कर दे। वह उससे कहता है कि वह इसकी गलती नहीं है, लेकिन होमर बेहोशी के हालात में है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ब्लड धीरे धीरे एक जायंट इंसान का रूप ले लेता है। जिन और शिकी ये देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये अटैक और टाइटन है। होमर उन लोगों को भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी फीमेल टाइटन उसे मारने वाली है। जैसे ही वे ये कहती है, फीमेल टाइटन पूरी ताकत से जमीन पर हमला करती है। शिकी उसके हमले से बार बार बचता है। दूसरी ओर जिन फीमेल टाइटन से लड़ने के लिए उसकी ओर कूदता है, लेकिन उसकी चेन से उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। शिकी होमर से पूछता है क्या वह इस चीज को रोक नहीं सकती। वह माफी मांगती है क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती। वह अचानक ज्यादा खून बहने से गिर जाती है। शिकी उसकी मदद करने के लिए फीमेल टाइटन की ओर भागने लगता है। हालांकि वह टाइटन उसकी रक्षा करता देख हैरान हो जाता है और यहाँ तक कि जिन को भी आश्चर्य होता है क्या होमर के खून की अपनी इच्छा है। अचानक फीमेल टाइटन उनके ऊपर खून से अटैक करती है। जिन चट्टान के पीछे छिप जाता है उससे बचने के लिए और शिकी उसके हमले के सामने खड़ा हो जाता है। होमर उस फीमेल टाइटन को बड़ी बहन कहते हुए ये सब बंद करने को कहती है। शिकी ये समझ नहीं पाता है कि इसका क्या मतलब है। होमर रोते हुए शिकी को भागने को कहती है। शिकी कहता है अगर वह उसकी मदद नहीं करेगा तो वह ब्लड की कमी से मारी जाएगी और कहता है कि वह किसी को अपने सामने और मरते हुए नहीं देखना चाहता। अचानक फीमेल टाइटन बड़ी तेजी से दौड़ती है, जिसकी शॉकवेव जंगल के बाहर खड़े बाकी सभी लोगों के पास भी पहुंचती है। नेडो एक पेड़ पे खड़े होकर सब कुछ देख रहा है और डिसाइड करता है कि ये सब मामला उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। हम इधर फाइट पे वापस आते हैं। शिकी अपने आप को घायल करके उससे खून निकाल के हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फीमेल टाइटन उस पर हमला करती है और वह डॉज कर लेता है। इसके बाद फीमेल टाइटन जमीन से कुछ पत्थर उठाती है और उस पे फेंकती है। उसे चोट लग जाती है और वह दूर जाके गिरता है, लेकिन उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है इस समय कितना कमजोर है और मदद नहीं कर पा रहा है। उसने कभी लड़ाई नहीं हारी पर अब वह किसी काम के नहीं है। वह फ्रस्ट्रेशन के कारण रोने लगता है, लेकिन जिन
जिन साथ में लड़ाई करने को कहता है और उससे कहता है कि अगर वह रोएगा तो वह घर चला जाए। सिकी उस पे गुस्सा होता है और कहता है कि उसकी आंखों से पसीना आ रहा है, लेकिन जिन के पास इसके लिए समय नहीं है। वह अपने घाव को खोलता है। इस बार वह दोनों हाथों पे 2 अलग-अलग चेनसो बनाता है। जब फीमेल टाइटन ने उस पर हमला किया था, वह उस चीज को लेकर अभी भी परेशान है, लेकिन वह अपने सामने आने वाली हर लड़ाई को जीतना चाहता है। नेटो बस ये दूर से देखता है। नेटो ये देखकर प्रभावित है कि जिन एक समय में 2 प्रकार के हथियार बना सकता है। उसने ये एक्सप्लेन किया कि ओनी ब्लड किसी भी कल्पना के अनुसार रूप ले सकता है, लेकिन ये सब उनके पिछले इन्फ्लुएंस, ट्रॉमा और एक्सपीरियंस से प्रभावित होता है। जिन अपने चेंसो का इस्तेमाल करके उस फीमेल टाइटन पे चढ़ जाता है। इसके बाद वह लीवाई एकरमैन की तरह फीमेल टाइटन की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन वह खुद को बचाते हुए एक हाथ का बलिदान दे देता है। जब वह फीमेल टाइटन से लड़ता है, सिकी अपने हाथ को देखकर चिल्लाता है कि वह कुछ बनाए। वह बोलता है कि जब जिन हथियार बना सकता है तो वह क्यों नहीं बना सकता, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जिन केवल काटने के लिए ही चीजें बनाता है। यहाँ तक कि होमर का भी अपनी फीमेल टाइटन के साथ पर्सनल कनेक्शन है। वह सोचता है कि वह बंदूक भी बना सकता है क्योंकि उसे गन एक औसत अमेरिकी से ज्यादा पसंद है। अचानक उसे समझ आ जाता है कि उसे अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। दूसरी ओर जिन को फीमेल टाइटन के साथ लड़ने में दिक्कत हो रही है। फीमेल टाइटन अचानक से दौड़ती है, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं। वह अपना संतुलन खो देता है और सोचता है कि वह मरने वाला है। यहाँ तक कि नेडो भी बीच में आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सिकी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वह फीमेल टाइटन पर एक पावरफुल ग्रेनेड लॉन्चर तानता है। नेडो इससे इम्प्रेस होता है और कहता है कि उसने इसका पता लगा लिया। सिकी अपने नए हथियार को चलाने के लिए तैयार है, तभी फीमेल टाइटन उस पर हमला कर देती है। वह उसके हमले को डॉज करता है और फिर उसके ऊपर ग्रेनेड चला देता है, जिससे वह तुरंत उड़ जाती है। जिन और नेडो उसकी पावर देखकर तंग रह जाते हैं। फीमेल टाइटन गायब होने लगती है क्योंकि उसके टुकड़े हर जगह बिखर जाते हैं और होमर बेहोश हो जाती है। इसी बीच हम जिन को देखते हैं, जो कि सिकी की पावर को देखकर शॉक है। अचानक खून की बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि सिकी के पिछले हमले का बिखरा हुआ खून था, अब कुछ समय बाद ये नॉर्मल बारिश में बदल जाता है। जिन शॉक है, सिकी के हमले ने केवल फीमेल टाइटन को ही नहीं मारा बल्कि मौसम भी बदल दिया। दूसरी ओर सिकी इस बारे में सोचता भी नहीं है। वह होमर के पास जाने लगता है कि देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन तभी उसको धुंधला दिखाई देने लगता है और वह जमीन पे गिर जाता है और वह हिल भी नहीं पाता। नेडो वहाँ आता है और कहता है कि सिकी ने ज्यादा ही खून बहा दिया है, इसलिए उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची। सिकी उसे बोलता है वह अभी भी खड़ा हो सकता है और वह जबरदस्ती खड़ा हो जाता है। ये केवल 5 सेकंड तक ही खड़ा रह पाता है, इसके बाद फिर से जमीन पर गिर जाता है। नेडो उसे एक नौसिखिया कहता है जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसे एहसास होता है कि सिकी की पावर उसके द्वारा देखी गई पावर से कहीं अधिक है। आगे बोलता है कि यदि वह ज्यादा खून का इस्तेमाल करेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसे उसकी बजाय होमर की चिंता होने लगती है। वह नेडो से उसकी जांच करने को कहता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खून का इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरा भी जांच कर लेना। नेडो को उम्मीद नहीं होती कि सिकी दूसरे पर्सन के बारे में भी चिंता करेगा, जबकि वह खुद भी इतना गंभीर स्थिति में है। लेकिन जैसे ही वह उसकी मदद करने वाला होता है, जिन उसके ऊपर अचानक हमला कर देता है। नेडो अपने तेज रिफ्लेक्शन से उसके हमले को रोक देता है और वह जिन को पीछे धकेल देता है। उससे बोलता है कि तुम्हें हारने वाले की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेडो पूछता है यदि होमर की मौत हो जाती है कि उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो क्या होगा। जिन कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। नेडो यह सुनकर थोड़ा निराश होता है। नेडो बोलता है कि उसके जैसे स्वार्थी कमीनों को पसंद नहीं करता जिनको इसकी परवाह नहीं। जिन नेडो से पूछता है कि यदि वह उसे मार दे तो वह ग्रेजुएट हो सकता है। नेडो वादा करता है कि वह सच बोल रहा है। जिनको यही सुनना था और उस पर हमला कर देता है। नेडो अपने छाते का इस्तेमाल करके उसके ब्लड चेंसों को रोकता है। इसके बाद वह नेडो अपने छाते से वहाँ स्मोक कर देता है और जिनको लगता है कि नेडो उस पर सरप्राइज अटैक करेगा। जिनको पूरा विश्वास होता है कि जैसे ही नेडो उसकी रेंज में आएगा तो वह उसे मार देगा, लेकिन अगले ही पल उसे तेज गोलियों का सामना करना पड़ता है। वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और नेडो अपने छाते से रबड़ की गोलियों से अटैक करता रहता है और कहता है कि इन गोलियों से उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन ये बहुत उसे नुकसान पहुंचाएगी। नेडो ने ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए जिन के हाथों को निशाना बनाया। जिन को पता लग जाता है कि नेडो उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केवल शॉर्ट रेंज वाले ही हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ऐसे समय के लिए उसके पास कुछ गुप्त तरीके भी हैं। वह पेड़ के कवर से भागता है, नेडो की गोलियों से बचता है और कुछ ब्लेडों को नेडो की ओर भेजता है। नेडो उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन वह इस बात से सरप्राइज है कि जिनके पास दुश्मनों के लिए काउंटर अटैक भी है जो उसकी रेंज के बाहर लड़ सकते हैं। जिन उसके ऊपर लगातार हमला करता रहता है और हवा में ही उसके पास आ जाता है। ये सोच करके वह बचाव नहीं कर पाएगा। नेडो उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है और जिन
जिन घबरा जाता है। सौभाग्य से ये एक और स्मोक बॉम्ब निकलता है। जिन को लगता है कि नेडो फिर से उस पे गोली मारने वाला है। उसे ये भी एहसास होता है कि नेडो उसके पीछे आकर उसकी मुक्का मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। नेडो बोलता है उसकी भविष्यवाणी बैटल में सही थी। वह अचानक हुए हमले का पता नहीं लगा पाता। जिन इतना घायल और थक जाता है कि वह हिल भी नहीं पाता, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता रहता है। नेडो उसे रोकने के लिए अपने छाते को उल्टा करके एक पिंजरे के रूप में इस्तेमाल करता है। जिन उसके छाते से निकलने की कोशिश करता है। नेडो बोलता है कि वह अपने पिता से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेचैन है। ये सुनकर वह अचानक चुप हो जाता है। फिर वह नेटो से पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। नेडो बोलता है कि उसने उसकी पिछली फाइल देखी है, इसलिए वह उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। इसमें ये भी शामिल है कि उसके पिता एक मोमोतारो हैं। ये सुनकर जिन हैरान होता है। सिकी ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि उन दोनों की पिछली कहानी एक जैसी है। हालांकि जिन हेट्रेट से भर जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता एक मोमोतारो हैं और उस कमीने ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसने अपने परिवार को मार डाला और उसके ऊपर प्रयोग किया, जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गए। जिनको याद आता है कि वह कैसे कचरे में रहा। उसको अपने पिता के प्रति हेट्रेट है। वह कसम खाता है कि वह उसे अपने हाथों से मार डालेगा, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। जिनको अपने रेज मोड में एक पावर का बूस्ट मिलता है, जिससे वह उस पिंजरे को उखाड़ देता है जो उसे जकड़े हुए था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नेडो उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है और उसे कहता है कि वह अपने सपने का पीछा करते हुए मर जाता तो वह एक गधा है। नेडो बोलता है तुम्हें अपना सपना साकार करने के लिए जीना होगा, भले ही उसके लिए तुम्हें हार या अपमान सहना पड़े। आखिर में जिन हिलना बंद कर देता है। फिर नेडो फोन करके नर्स को भेजने को कहता है क्योंकि छात्र यहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं। वह स्कूल को बताता है कि ओमर को खून की कमी के कारण परीक्षा से हटा दिया गया है और जिन को पेड़ से बांध दिया गया है। दूसरी ओर सिकी अभी भी खड़ा है। नेडो बोलता है कि समय समाप्त होने में मुश्किल से 6 मिनट ही बचे हैं। नेडो सिकी से कहता है या तो ये बॉल छीन ले या अंदर पड़ी 5 मिनट में बॉल ढूंढकर स्कूल चले जाए। सिकी बोलता है कि ये फेयर नहीं है, लेकिन उसके पास नेडो के अनुसार खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेडो तुरंत भागता है। सिकी उसका पीछा करता है और वे देखने के लिए क्या करता है। इसी बीच जिन चुपचाप बैठा हुआ एक पेड़ से बंधा हुआ है। अचानक सिकी पास की झाड़ियों से निकलता है और वह जिन के पास जाता है। वह उसे बोलता है कि वह उसे खोल देगा, बदले में उसे उसके साथ मिलकर काम करना होगा। जिन ये सुनकर हैरान है। सिकी बोलता है उनमें से कोई भी अकेला नेटो को नहीं हरा सकता है। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो उनके पास एक मौका है। जिन मना करते हुए कहता है कि अगर वह एक इडियट से मदद लेगा तो उसका गौरव कम हो जाएगा। वह इस बात के लिए बहस नहीं करता कि वह एक इडियट है। वह जिन से पूछता है क्या उसका अभिमान उसके लक्ष्य से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह यहाँ पर बैठ के अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। जिन उससे पूछता है कि उसको इसकी परवाह क्यों है। सिकी बताता है कि उसके पिता भी मोमोतारो थे। ये सुनकर जिन शॉक होता है। फिर वह नारुतो की तरह बोलता है कि वह दोनों एक ही जैसे हैं। इसी बीच हम नेटो को देखते हैं जो सिकी को ढूंढ रहा है, पर वह ढूंढ नहीं पाता। इसलिए उसे संदेह है कि वह वापस लौट आया। वो सिकी को जिन को कोसते हुए भागते हुए देखता है। वह डिसाइड करता है कि वह सिकी को पकड़ेगा। जैसे ही उसके पीछे आता है और बोलता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है, सिकी रुक जाता है और मन ही मन में जिन को कोसने लगता है। इसलिए नहीं कि वह उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए वह बचाए जाने के बावजूद वह खुद ही जिम्मेदार बनना चाहता था। वह ऊपर से कूदता है गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन वह आसानी से डॉज कर लेता है। हालांकि ये सिर्फ फेंक था, लेकिन जिन की असली चाल रस्सी से बने पत्थर को फेंकना है। रस्सी चारों ओर घूमती है और उसे जकड़ लेती है और सिकी दूसरा सिरा पकड़ लेता है। सिकी और जिन नेडो को अपनी ओर ताकत से खींचने लगते हैं, लेकिन वह अपनी एड़ियां जमीन पे गड़ा लेता है। उसे यकीन होता है कि उनके खिलाफ जीतने के लिए ज्यादा पावर नहीं है। अचानक जिन नेडो पर चेंसो ब्लेड चला देता है। उसे इससे बचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे वह अपना बैलेंस खो देता है। सिकी के लिए ये काफी है। वह उसकी ओर दौड़ता है और उसके हाथों से गेंद छीन लेता है। बॉल जिन के पास गिरती है और नेडो को पूरा यकीन है कि अगर वह स्कूल ले जाने की कोशिश करेगा तो सिकी उससे गेंद छीनने की कोशिश करेगा। वह उनसे लड़ते समय बॉल छीनने का प्लान बनाता है। वह सरप्राइज होता है जब सिकी जिन को गेंद लेकर भागने को कहता है। जिन ठीक वैसा ही करता है। सिकी उसका सपोर्ट करता है। वह नेडो से बोलता है कि उसने गेंद ले ली। फिर नेडो उसे बोलता है वही व्यक्ति पास होगा जो उस गेंद को स्कूल तक ले जाएगा और इस समय केवल जिन ही होगा। सिकी ये सुनकर तंग रह जाता है और नेडो को एहसास हो जाता है कि ये पूरी तरह से बेवकूफ है, जो कभी कदम उठाने से पहले हानि और लाभ के बारे में नहीं सोचता। वह वास्तव में अपने डिसीजन से रिग्रेट करता है और वह जिन को वापस आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब उसकी बात सुनने के लिए वह बहुत दूर है। जिन को यकीन होता है कि वह इस गति से स्कूल पर पहुंच जाएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है किसी की मदद के बिना ये संभव नहीं होता और वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। वह पीछे मुड़ता है और सिकी की ओर दौड़ता है। सिकी हैरान होता है और उससे पूछता है कि वे चोरों की तरह दूसरी दिशा में क्यों
भाग रहा है। जिन उसे चुप रहने को कहता है और आगे बताता है कि वह अपनी सफलता का श्रेय किसी मूर्ख को नहीं देना चाहता। वह हारना पसंद करेगा और अपने गोल को खुद ही अचीव करेगा। इसलिए वह सिकी को गेंद लेकर अकेडमी जाने को कहता है। जैसे ही वे गेंद पकड़ाने वाला होता है, एक छोटा सा गुलाबी क्रीचर उनके पास आता है और उनके बीच में आकर रुक जाता है। नेडो तुरंत टेस्ट को रोक देता है। नेडो बोलता है जब हाई स्पीड वाला कुरियर डिलीवरी मुको उनके साथ हो तो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। वह जानता है कि मुको को इमरजेंसी में भेजा जाता है। वह उसके पीछे लगे रेडियो वेकअप को चालू कर देता है जो कि क्यूटो ने भेजा है। उनको पता लगता है कि उनके ऊपर मोमोतारो एजेंसी ने हमला कर दिया है। टेस्ट एरिया के बाहर बाकी स्टूडेंट अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वे आगे बोलते हैं कि सिकी और दूसरे लोग फेल हो चुके हैं क्योंकि समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। हालांकि नेडो सिकी और जिन के साथ वापस लौटता है और बाकी स्टूडेंट को बताता है कि क्यूटो ब्रांच गंभीर खतरे में है और वे वेकअप के लिए बोल रहे हैं, इसलिए वे टेस्ट करने की वजह वहां जाएंगे। वे नाव पर बैठकर क्यूटो ब्रांच की ओर चल पड़ते हैं। स्टूडेंट के अपने ओपिनियन है रियल बैटल के बारे में। हालांकि नेडो बोलता है कि वे लड़ाई नहीं करेंगे, वे केवल उनका साथ देंगे। जल्दी ही वे लोग काइडो पहुंच जाते हैं। नेडो उन्हें प्रसिद्ध मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ले जाता है और उन्हें बताता है कि ओनी एजेंसी का अड्डा उसी के नीचे मौजूद है। वह उन लोगों को साधारण से दिखने वाले रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां एक डरावनी बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है। जब वह लोग लिविंग रूम में पहुंचते हैं तो बूढ़ी औरत सिगरेट वेस्ट रूम की सीढ़ी दिखाती है जो उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं सुवाकरी को जो कि मोमोतारो एजेंसी का कैप्टन है जिसने एक यूनिट ओनी का शिकार करके खत्म कर दिया है। वह उन्हें सोल्जर होने का दिखावा करने वाले कीड़ों का समूह कहता है। उनकी वाइस कैप्टन यामागी बोलती है कि वे फिर से नीचे गिर गए। जो भी उसने गंदगी फैलाई है उसकी शिकायत करती है क्योंकि उसे साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। सुवाकुरी बोलता है जब वह कीड़ों को देखता है तब वह उसे बहुत गुस्सा आता है। वह लोग चाहते हैं कि उनका सामना फीमेल ओनी से हो क्योंकि वह लालची होती है और एक आदमी ओनी की तुलना में अधिक दर्द सह सकती है। उनके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए एक अच्छी चीज होती है। इमोगी बोलती है कि उसके एक्सपेरिमेंट डिस्गस्टिंग है और वह उनसे हेट करती है, स्पेशली उन चीज से जो उनकी ओर चल रही है। सुवाकरी बोलता है वह उनके लिए बुरा महसूस ना करे जो कि कुत्ते और तीतर और बंदर से मिलकर बने हैं। उन्होंने इस चीज को एक बसूरन नाम दिया है और यही बात है जिस पर योगी सहमत हो सकती है। सुवाकरी बोलता है कि अगली उनका इम्पोर्टेंट नमूना है, साथ ही उनका एक बायोलॉजिकल वफादार हथियार है। योगी कहते हैं कि उनका काम है खतरनाक ओनी को मारना और सिविलियन को बचाना। आगे बोलते वे अपने क्रीपी रिसर्च में समय बर्बाद करने के बजाय इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सुवाकरी बोलता है कि ओनी ब्लड एक आकर्षक चीज है और वह अपने तरीके से उसकी पूरी मदद कर रहा है। उसका दावा है कि वह खुद ब्लड कंट्रोल करना सीख ले जिससे मोमोतारो एजेंसी को काफी मदद मिलेगी और इससे भी अच्छी बात यह है कि यदि वह ओनी ब्लड को एक हीलिंग मेडिसिन में बदल सके वह लोग एलन जेव और जुक की कंबाइन संपत्ति से ज्यादा अमीर बन जाएंगे। इमोगी उसे बताती है कि मोमोतारोस में सिमिलर होती है। सुवाकरी कहता है लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना बुद्धिमानी नहीं है, हालांकि ओनी उसकी नजर में कीड़े हैं और कहता है कि उन्हें उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्योंकि उन्हें मारना व्यर्थ है। एक ओनी बच्चा कोने पे छिपकर ये सब बातें सुन लेता है और वह चुप रहने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही वह तो मोमोतारो एजेंट के कदमों की आहट सुनता है वह राहत की सांस लेता है और ये चीज उसके लिए गलती साबित होती है क्योंकि सुवाकरी उसे सुन लेता है और तुरंत वह उस जगह पे आ जाता है। बच्चा घबरा जाता है। सुवाकरी उसे लेह में ले जाने के लिए कहता है। इमागी बोलती है कि वह उसे बेहोश कर देगी जिससे कि वह कोई प्रॉब्लम पैदा ना करे। जब वह उसे एनेस्थीसिया दे रही होती है तो खून की एक बूंद सुवाकरी की कोट पर गिर जाती है। इमोगी घबरा जाती है, अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए। सुवाकरी उसके पास जाता है, उसे लात मारना शुरू कर देता है और कहता है कि भले ही वह ओनी ब्लड हो पर ये गंदी चीज है और वह अपनी वर्दी पर बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वह बच्चे से बोलता है क्या तुम्हारे माता पिता पास में ही रहते हैं? क्या वह उस पार्ट का हिस्सा थे जिसे उसने अभी मारा? कुछ जवाब न मिलने पर पास में पड़े ओनी सबों को बच्चे को दिखाता है और पूछता है क्या उसके माता पिता यहाँ पर हैं? बच्चा इतना डर जाता है कि वह बोल भी नहीं पाता। सुवाकरी कहता है कि वह उसे लाशों से कुचल देगा। योमोगी इससे घबरा जाती है क्योंकि उसने जितने भी अभी तक मोटारी की स्किल देखी है सुवाकरी की स्किल सबसे शैतानी है। उनके शरीर से निकलने वाली ब्लैक मिस्ट एक्चुअल में विशेष बैक्टीरिया है जो उनके खून में रहता है और वह इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर सकते
लगते हैं। हालांकि सुवाकिरी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके लाशों को कंट्रोल करता है और अभी भी वह इसकी आदत नहीं डाल पाई और जल्द ही सुवाकिरी उस लड़के को मार देता है और वह अगली से कहता है कि वह उस जाइंट ओनी को खा ले और वह मारने के लिए और ज्यादा कीड़े ढूंढते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन और बाकी स्टूडेंट चौड़ी सुरंग से गुजर रहे हैं। नेडो उन्हें बताता है कुछ दुकानों का एक्सेस इस सुरंग से मिलता है जो उनके बेस तक जाती है। वे जल्दी उस गेट पर पहुंच जाते हैं जो उन्हें उरुरा मंदिर के ठीक नीचे ले जाता है, जो एक ट्रेडिशनल जापानीज घर की तरह बना हुआ है। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब नेडो उन्हें बताता है कि ये ओनी एजेंसी काइटो का हेडक्वार्टर है। तभी एक डॉक्टर अपने काम की शिकायत करते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। जैसे ही वह नेडो को देखता है उसका रवैया बदल जाता है। डॉक्टर चेयरफुली उनका स्वागत करता है और फिर वह अपने बाल ठीक करने लगता है क्योंकि उसकी नजर सुनने वाली लड़की पे पड़ती है। वह तुरंत उसे मना कर देती है। इससे उसका दिल नहीं टूटता क्योंकि वह एक्चुअली में रिजेक्शन का आदी है। जिन पूछता है कि ये जोकर कौन है। नेडो बताता है कि एक क्यूआ है जो काइडो बेस पर सपोर्ट यूनिट का कमांडर है। काहे बताता है कि वह नेडो का अकेडमी में क्लासमेट था, पर नेडो के पास अपने आदर्शों के बारे में बातचीत करने का समय नहीं है। वह तुरंत फ्रंट लाइन में जाता है और वह जिन को साथ में ले जाने के लिए कहता है। अदर स्टूडेंट भी कायो जैसे अजीब व्यक्ति से निपटने के बजाय उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन नेडो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नेडो जाने से पहले कायो से बोलता है कि वह बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है और नर्स कायो के पास आकर अपना काम करने को कहती है। वह अकेडमी के स्टूडेंट्स को देखती है और वह उन्हें तुरंत कपड़े बदलने को कहती है क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। वे जल्दी से नर्स के कपड़े पहन लेते हैं और फिर वे अस्पताल में जाते हैं जहां दर्जन ओनी दर्द में करा रहे हैं। उनमें से एक को अभी लाया गया है और उसने अपने दोनों पैर खो दिए हैं और उसे जानलेवा चोटें भी लगी हैं। सिकी उसकी हालत देखकर भयभीत हो जाता है। नर्स कहती है कि उसे जीने के लिए बस 3 ही मिनट बचे हैं। कायो बस उस पर मुस्कुराता है और कहता है कि वह उसे मरने नहीं देगा। सिकी उस पर भड़कता है और उस पर लापरवाह और झूठे वादे न करने के लिए कहता है। कायो उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता है, लेकिन उसे बताता है कि वह यहाँ एक बड़ी बात है और वह बच्चों को दिखाने का फैसला करता है और वह दिखाएगा कि रियल सपोर्ट वर्क कैसे होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुवाकिरी और यामागी को, जिन्होंने अभी अभी दूसरे ग्रुप के कैप्टन और वाइस कैप्टन को खत्म कर दिया है और बचे हुए ओनी उनसे डरे हुए हैं और सुवाकिरी निराश है कि उसे एक और अज्ञात लोगों के समूह से निपटना होगा, जबकि वह एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की उम्मीद कर रहा था। खैर, उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है क्योंकि नेडो वहां आ जाता है। वह तुरंत ही अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है। सुवाकिरी उसे देखकर खुश होता है, लेकिन नेडो उसे ज्यादा देर खुश रहने का मौका नहीं देता। वह उस पे अपना जानलेवा हमला कर देता है। ओनी नेडो को देखकर बहुत खुश है कि वह उन्हें बचाने आया है, लेकिन सुवाकिरी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि वह कैप्टन और वाइस कैप्टन को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। पता चलता है कि नेडो को वह पहले से ही जानता है। वह उससे ऐसे बातें करता है जैसे कि वह उसका पुराना दोस्त हो। वह उससे पूछता है कि वह क्यूटो में क्या कर रहा है क्योंकि उसका ये एरिया नहीं है। इसके बाद सुवाकिरी उनसे बोलता है कि उसने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ ओनी और क्यूटो इकट्ठे हो रहे हैं और वह उस जगह को मिटा दे तो पूरी समस्या हल हो जाएगी। नेडो अपना पोकर चेहरा बनाए रखता है और बोलता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सुवाकिरी बोलता है कि वह गिव अप कर देगा कि नेडो दावा कर दे कि ये जगह रियल नहीं है। इसके बाद वह बोलता है कि वह बड़े मंदिर के आसपास घूमने जाएगा और नेडो अंदर ही अंदर घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि सुवाकिरी की नजर बहुत तेज है। वह उसे यहीं रोकने का फैसला करता है और वह उससे लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। इधर हम वापस हेडक्वार्टर पे आते हैं। काया अपने शरीर में कई खून की पाइप डालता है। सिकी बोलते है क्या खून उन्हें घायलों को नहीं देना चाहिए। नर्स उसे चुप रहकर उसे देखने को कहती है। काया सबसे घायल व्यक्ति के पास जाता है। वह उसे कहता है क्या वह अपने हाथ पर दोबारा उगाना चाहता है क्योंकि इस समय वह दोनों का खर्च नहीं उठा सकता। वह आदमी सारी ताकत जुटाकर कहता है कि उसे अपने हाथ चाहिए ताकि वह अपने बच्चों को दोबारा से गले लगा सके। काया उससे वादा करता है कि वह ऐसा कर पाएगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कष्टदायक होगा। इसके बाद वह अपनी कलाई काट कर अपना खून घायल व्यक्ति के मुंह में डालने लगता है और दावा करता है कि इससे सामान्य होने का उपचार कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ही उसके खून ने असर दिखाना शुरू किया, वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। नर्स उन स्टूडेंट्स को पकड़ने को कहती है। सिकी और बाकी सभी लोग उसके आदेश का पालन करते हैं और वह दूसरे लोगों से अगले कमरे से खून लाने को कहती है। इसके तुरंत बाद उस आदमी के पट्टियों से हाथ बाहर निकलने लगते हैं। सिकी डर जाता है क्योंकि उसने ऐसा देखा जो कि इंसानों के लिए असंभव है। अदर स्टूडेंट्स भी वापस आ जाते हैं और अचानक उस घायल व्यक्ति के हाथ उग जाते हैं और उसके छाती पे गंभीर घाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सिकी तुरंत कायो के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह उसके पैरों को भी रीजनरेट कर सकता है और वह कहता
कहता है कि उन्हें समय के साथ ऐसा करने की जरूरत है और उसे एक छोटी खुराक का उपयोग करना होगा क्योंकि उसने बहुत अधिक खून पी लिया है। यदि घायल व्यक्ति इसे और पी ले तो उसमें एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी। इसके बाद कायो मरीज के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे फाइट यूनिट में ज्वाइन कर दिया जाएगा, लेकिन वह दूसरों की मदद करने के लिए सपोर्ट यूनिट में शामिल हो सकता है। और वह कहता है कि अपने उगे हाथों से उच्च समय में वह अपने बच्चों के साथ खेल सकता है और यह सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो जाता है। इसके बाद क्यूबा छात्रों की ओर मुड़ता है और उन्हें बोलता है कि वह भी भविष्य में इस आदमी की जगह हो सकते हैं और वह अपनी परिस्थिति पाने कायो अपना ओरा फार्मिंग करता है और उन्हें कहता है कि फ्रंट लाइन में खड़े लोग बहादुरी से तभी लड़ सकते हैं जब कोई उनकी पीठ बचाने के लिए होता है और वह है सपोर्ट यूनिट। सिकी और बाकी सभी इससे प्रभावित होते हैं और वह उनसे कहता है कि जितना हो सके वह उनकी मदद करेंगे। कायो सिकी से कहता है कि उसे एक अन्य मामले में उसकी मदद की जरूरत है और उसे वह एक माई नाम की उदास लड़की के पास ले जाता है जिसे कल मोटार एजेंसी द्वारा उस पर हमला किए जाने के बाद लाया गया है। उसके माता पिता अभी भी लापता हैं। कायो सिकी की काइंडनेस का इस्तेमाल करके लड़की को बेहतर महसूस कराना चाहता है। सिकी ये करने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है जो उसके साथ धीरे धीरे घुलने लगती है। वह उससे स्कूल के बारे में पूछता है और वह बताती कि वह कभी स्कूल नहीं गई। सिकी मन में सोचता है कि क्या ये लड़की भी मेरी तरह ट्रबल मेकर है। सपोर्ट यूनिट बैटलफील्ड से कुछ डेड बॉडी लेकर आई है, उनमें मे के माता पिता भी हैं। वह उन्हें देखकर पागलों की तरह रोने लगती है। वह उसे कहता है इतने समय बाद भी वह दर्दनाक दृश्य की आदी नहीं हो पाई। हालांकि इन लाशों के पीछे एक गहरी और अधिक भयानक योजना छिपी है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं। शुआकरी नेडो को बताता है कि उसने कुछ होनी लाशों में अपने बैक्टीरिया मिला दिए हैं। वह जानता है सपोर्ट यूनिट उन्हें ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेगी और बताता है कि वह उन्हें दूर से ही उनकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और वह वेस्ट को नष्ट कर सकता है। नेडो यह सुनकर हैरान हो जाता है और शुआकरी ये जानने का प्रयास करता है कि क्या उसकी योजना सफल हुई। वह उस लड़की के पिता को जगाता है जबकि सिकी और कायो विचलित है और वह यह देखकर खुश है कि वह अभी भी जीवित है। हालांकि वह शुआकरी के ऑर्डर से उसका गला घोटने लगता है, लेकिन सिकी और कायो इसे तुरंत नोटिस कर लेते हैं। कायो को पता लग जाता है कि ये शुआकरी की एबिलिटी है। वह तुरंत सिकी को उस लड़की की आंख को ढकने को कहता है। वह आदेश को पालन करता है और फिर कायो उस आदमी के दिमाग में 2 चाकुओं से हमला करता है जिससे वह वहीं गिर जाता है। जब सिकी उसे दिखाता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, वह रोने लगती है और फिर कायो को पता लगता है कि यहाँ इस जैसी और भी कठपुतलियां लाशें हो सकती हैं। हालांकि उसे इसका एहसास बहुत देर बाद होता है। ज़ॉम्बी हिलना शुरू कर देते हैं। मे की मोम अचानक उठती और सिकी पर हमला कर देती है। इससे पहले उसे एहसास हो उसका गला घोटना शुरू कर देती है। कायो उसे बेअसर करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह स्केलपेल निकाल पाए पीछे से और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं। सिकी कुछ नहीं कर पाता, उसके दिमाग में ऑक्सीजन कम होती जाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। पूरे हेडक्वार्टर में यही घटना घटती है। ज़ॉम्बी सबसे पहले सपोर्टर पर हमला करते हैं। सपोर्टर को लड़ने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है, इससे वह ज़ॉम्बी के आसान टारगेट बन गए। ज़ॉम्बी उस कमरे में घुस जाते हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है। वे मरीजों और नर्स के स्टाफ पर हमला करते हैं और किसी को भी नहीं पता कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। दूसरे कमरे में सिकी अपने कॉन्फिडेंस को संभाले हुए है जबकि मे रो रही है और अपनी माँ से कहती है कि उसे छोड़ दे। सिकी मे से कहता है कि वह उससे दूर चली जाए क्योंकि वह उसकी माँ नहीं है, लेकिन मे उसकी बात नहीं सुनती। काया उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है। ये देखकर कि कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा है, सिकी अपने पीछे से एक गन निकालता है। पता चलता है कि नेटो ने उसे नाव पर बंदूक दी थी। वह उससे बोलते हैं कि वह अभी अपने खून को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए यदि उसे लड़ने की आवश्यकता हो तो उसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे वह जानता हो। उन्होंने बताया कि इस गन में सामान्य गोली की बजाय सिकी के खून की गोलियां हैं और ये बहुत तेज से मारेंगी। यदि गन का इस्तेमाल करने का कोई समय है तो वह अभी है। और सिकी सबसे पहले मे को अपने पास खींचता है ताकि उसे आगे खून खराबा ना देखना पड़े। इसके बाद वह ज़ॉम्बी लड़की पर निशाना लगाता है और ट्रिगर खींचकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सिकी की सांस रुक जाती है जबकि कायो एक साथ 3 ज़ॉम्बी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शुक्र होता है कि सिकी जल्द ही ठीक हो जाता है। कायो को उठाने से पहले वह उन ज़ॉम्बी के सिर पर छेद कर देता है। कायो बताता है कि सपोर्ट यूनिट ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं है और उसने सिकी को इस गंदगी को साफ करने का इंचार्ज बना दिया और वह मरीजों को बाहर निकाल रहा था। मेन हॉल में बाकी स्टूडेंट्स अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है। वे लोग सोचते हैं कि ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए नीचे कैसे गिराया जाए क्योंकि वे चाहे कितना भी घायल हो जाए वे फिर से उठ खड़े होते हैं। और तभी सिकी और कायो
वहाँ पहुँचते हैं। शिकी सभी को दिमाग पर निशाना लगाने को कहता है कि ज़ॉम्बी को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। वह सभी दिशाओं में सिर पर वार करना शुरू कर देता है। जिन अपने हाथों के टाके खोलता है, जिनके सामने मौजूद ज़ॉम्बी पर अपने चेनसो से हमला करता है और दूसरे लोगों को भी समझ आ जाता है कि उन्हें क्या करना है। काय सभी सपोर्ट कर्मचारियों को बोलता है मरीजों को बाहर निकाले और जो ज्यादा घायल है उनका इलाज करे। इसी बीच की ज़ॉम्बी पर ऐसे गोली चलाता रहता है जैसे कि उसकी गन में अनलिमिटेड गोलियां हो और वह कहता है कि जो पहले से ही मर चुके हैं उन्हें मारना उसका जीवन का सबसे घिनौना काम है। उसे ट्रॉमा महसूस होने लगता है क्योंकि वह सोचता है उसके द्वारा मारे गए ज़ॉम्बी कभी वह इंसान थे, किसी के परिवार और दोस्त थे जो उसकी परवाह करते थे। अब उसे लगता है कि वह किसी भी वक्त रो पड़ेगा और वह सोचता है कि वह अपने लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है जबकि उनका दुश्मन मोहतारा एजेंसी है। दूसरी सीन में हम नेटो और सुवाकिरी को देखते हैं। नेटो उसके ऊपर करीब से हमला करता है लेकिन सुवाकिरी मरे हुए 3 ओनियों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। नेटो गुस्सा होता है और तुरंत ही वे अपने बगल में अगली मोस्टर को देखता है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार है। वह किसी तरह उसके अटैक से डॉज कर लेता है लेकिन अगली 3 ओनियों को तोड़ देता है। नेटो इससे खुश नहीं है। सुवाकिरी उसे बोलता है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि गंदगी करने वाले कीड़े मर गए। नेटो उससे बोलता है कि वह कितना भी ताकतवर हो वो अकेले लड़ाई नहीं जीत सकता। सुवाकिरी को उसकी बात पसंद नहीं आती। नेटो को सपोर्ट करने के लिए और भी ओनी आ जाते हैं लेकिन वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने को कहता है क्योंकि वह केवल उसे रोकेगा। सुवाकिरी बोलता है कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा रहा और वह अपने असिस्टेंट अमागी को उसका काम करने को कहता है। अमागी आगे आती है और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नेटो और ओनियो के चारों ओर बैरियर बना देती है और उन्हें उसी जगह में बंद कर देती है। सुवाकिरी नेटो से बोलता है कि जब तक अमागी इसे नहीं हटाएगी वह इस जगह से नहीं जा पाएगा और इस बीच वह ओनी हेडक्वार्टर के पास जाएगा। नेटो घबरा जाता है जब सुवाकिरी ये खुलासा करता है क्योंकि उसने सभी ज़ॉम्बी ओनी पर ट्रांसमीटर लगा दिया है। वह लोग ऊर्जा मंदिर के नीचे इकट्ठे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि वह ओनी हेडक्वार्टर होना चाहिए। सुवाकिरी मंदिर की ओर जाने लगता है और वह अमागी को अगली को बैरियर के अंदर भेजने को कहता है और वह उस अगली को अपने बैरियर में जाने को कहती है और नेटो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सुवाकिरी बताता है कि इस प्राणी को बड़े पैमाने पर बनाया गया है, अगर वह इसकी बलि भी दे देता है तो ये बिल्कुल भी ठीक है। वह स्नैप करता है और अगली का अचानक पेट फूलने लगता है। नेटो को पता लग जाता है कि ये विस्फोट होने वाला है और वह सभी को पीछे हटने को कहता है लेकिन छोटे से कमरे में इतनी जगह नहीं है कि वे विस्फोट से बच सके। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि वह अमागी का बैरियर भी तोड़ देता है और आसपास की इमारतों को भी नष्ट कर देता है। अमागी बोलती है हमें दोबारा साथ जांच करना चाहिए कि नेटो मर चुका है। सुवाकिरी बोलते है कि वहाँ बहुत ज्यादा धुआं है और वह वहाँ नहीं जाता क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी। ये उसकी गलती साबित होती है क्योंकि नेटो को बेहोश होने के बावजूद ज्यादा चोट नहीं लगी। इधर हम हेडक्वार्टर पे वापस आते हैं। सिकी और बाकी सभी ने सभी ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया है और कायो ने मरीजों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया है और वह सोचते हैं कि उनकी इससे समस्या हल हो जाएगी। तभी उसकी नजर मे पर पड़ती है जो अपने माता पिता की लाशों को घूर रही है। वह उसे दिलासा देता है और सिकी भी उसके साथ आ जाता है। वह मे से उसकी माँ को गोली मारने के लिए माफी मांगता है लेकिन वह डीजे से बोलती है कि वे सब ठीक है। सिकी उसकी हरकत से हैरान है और वह कहती है कि वह एक जगह से दूसरे स्थान पर भागती रहती थी, किसी ऐसे खतरे से छिपती थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसका कोई दोस्त नहीं था और वह स्कूल भी नहीं जाती थी और उसे अंदाजा होता है कि एक दिन ऐसा कुछ होगा। वह अपनी फेक स्माइल के साथ सिकी से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे और यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है कि वह सुपर हीरो का फैन था। उनकी इस कहानी में मोतारो को हीरो माना जाता है और जबकि ओनी को विलन। वह उससे पूछते हैं कि परियों की कहानी ऐसी ही होती है। अचानक वह मे को गले लगा लेता है और कहता है कि वह विलन बन जाएगा और सभी हीरो को कुचल देगा और वह मे से वादा करता है कि वह ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर मे दोबारा से स्माइल करेगी और वह नहीं जानती कि वो इसका जवाब कैसे दे। इसके तुरंत बाद कायो जिन को सपोर्ट के लिए अपने साथ ले जाता है और उसे मरे हुए ओनी का अंतिम संस्कार करने के बारे में बताता है लेकिन जिन को उसकी बकबक में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी ओर बाकी सभी लोग डेड बॉडी को फ्यूनरल हाउस में ले जा रहे हैं और इस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और इसका नाम जूजी है। हिकारी उसे कहता है कि आलस करना बंद करे और उसकी मदद करे। जूजी कहता है कि उसके पास एक सिद्धांत है। उसका कहना है कि यहाँ हमला हुआ था, इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि उन्होंने सोचा था और उनपे फिर से हमला हो सकता है। जूजी की एबिलिटी स्काउटिंग के लिए अधिक लाभदायक है इसलिए वह निगरानी करने को कहता है। वह तुरंत अपना अंगूठा काटता है और खून को जमीन पर गिराता है जिससे एक रेडार बन जाता है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जीवित इंसान को पहचान सकता है और यह भी पता लगा सकता है कि वह मोतारो है या नहीं। इकारी इसकी एबिलिटी से इम्प्रेस होता है।
अचानक जोजी कुछ लोगों को अपने बेस पर आते हुए देखता है। ये सवाकरी और इमोगी होते हैं। वह उस दुकान तक पहुंच गए हैं जो ओनी हेडक्वार्टर तक जाने का गुप्त रास्ता था। वहाँ की बूढ़ी औरत पहले ही मर चुकी है और इमोगी को एंट्रेंस गेट भी मिल गया। जब वह इसको देख रही होती है, सवाकरी मोटारो एजेंसी को फोन करके कहता है कि उस जगह पर बड़े पैमाने पर अगली क्रीचर भेजे, साथ ही एक स्पेशल अगली चीज भी भेजे जिसे उसने खुद ही बनाया था। और वह हाई रैंक वाले ओनी के बारे में भी जानकारी मांगता है जिसका नाम भूल गया है। और फिर वह अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इमोगी उसे बताती है कि ये जगह बहुत बड़ी है और वहाँ बहुत सारे ओनी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। वह अपना काम आसान करने के लिए जहरीली गैस के बारे में बताती है, लेकिन तभी सवाकरी को हाई रिस्क वाले ओनी की फाइल मिल जाती है जो कोई नहीं बल्कि सिकी है। वह इमोगी से कहता है कि वह अब जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वह सिकी को जिंदा रखना चाहता है। ये सुनकर वह सरप्राइज हो जाती है और सवाकरी कहता है कि सिकी एक्चुअल में स्पेशल है, वह उस पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं छोड़ सकता। दूसरी ओर कायो जिन को शमशान घाट दिखाता है जहाँ पर वह सभी लोगों को जलाते हैं। जिन ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। कायो कहता है जब मोमोतारो एजेंसी के साथ बैटल होती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वह जिन को उस रेखा पर कदम रखने के लिए चेतावनी देता है और उसे बोलता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह लगभग किसी भी चीज से ठीक हो सकता है। इसके बाद वह जिन के साथ फ्रेंडली व्यवहार करने लगता है और पूछता है क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। जिन उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। और जब कायो उसका पीछा करता है तो उसे अचानक कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई और आ रहा है। वह उसी समय पीछे मुड़ता है जब सवाकरी चाकू से उसे वार करता है। असल में वह तो उसके पीठ पर निशाना मारने वाला था। चाकू घुसते ही वह सरप्राइज हो जाता है और कायो रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन जेन उनसे लड़ने के लिए अपने ब्लेड चेनसो को निकाल लेता है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता मागी उसके पीछे आ जाती है, उसके चेनसो को अपने ब्लैक प्रिजन से बंद कर देती है, फिर उसकी बाहें तोड़ देती है। जिन डर में रोता है लेकिन उसकी बाहों के चारों ओर वह ज्यादा देर तक काला धुआं टिक नहीं पाता। वह दर्द के बावजूद भी वह दुश्मन पर ध्यान केंद्रित रखता है। ये महसूस करते हैं कि वे इस समय खराब स्थिति में है और वह और कायो दोनों घायल है और उन्हें दुश्मनों के बारे में कुछ भी पता नहीं। हालांकि कायो इस सिचुएशन में काफी शांत है और वह जिन से कहता है कि वह वापस जाए और दुश्मन के हमले के बारे में सबको बताए और वह दोनों मोमोतारो को यहीं पे रोकता है। जिन उसके ऑर्डर को मानता है, उसे बैकअप लाने का वादा भी करता है। फिर कायो अपना ध्यान अपने सामने खड़े दो दुश्मनों की ओर मोड़ता है। सवाकरी मोमोगी को अपना काम करने के लिए कहता है और वह हेडक्वार्टर के चारों तरफ अपना बैरियर बना देती है। इस पॉइंट पर कायो को पता लगता है कि उसकी एबिलिटी बैरियर बनाने की है। वे बैरियर बनाते हुए कहते हैं कि वह किसी को हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकलने देगी। कायो इस सिचुएशन को कैलकुलेट करने लगता है क्योंकि वह लड़ नहीं सकता और उसे पता है कि स्टूडेंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके सामने मौजूद खतरनाक अपोनेंट को हरा सके। उसका कहना है कि सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भविष्य में नहीं आ पाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि वह लोग मरने वाले हैं। सडनली सवाकरी उससे पूछता है क्या वह सिकी को जानता है और कायो को एहसास होता है कि चीजें उसकी सोच से कहीं अधिक जटिल हैं। वह अपनी पूरी एबिलिटी के साथ लड़ने को तैयार है। अपने कोट से एक जहर की सिरंज निकालता है। हालांकि इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल कर पाए, सवाकरी उसकी गर्दन पे वार कर देता है और एक गहरा घाव छोड़ देता है। कायो घबरा जाता है क्योंकि उसे आते हुए देख ही नहीं पाया। वह जमीन पे गिर जाता है और हाई प्रेशर के साथ उसका खून फैल जाता है। जैसे जैसे कायो धीरे धीरे अपनी कॉन्फिडेंस खोता जाता है, वह सोचता है अगर वह मरने वाला है तो वह मोगी के हाथों से मरना चाहेगा। सवाकरी उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाला और वह सोचता है कि कायो उसके हमले से पहले ही मर चुका है। वह उसकी बॉडी को अपनी बैक्टीरिया से कंट्रोल करने चाहता है। तभी अचानक वह रुक जाता है क्योंकि उसे बैरियर के बाहर अगली क्रीचर का आवाज होता है। वह मोगी से कहता है कि वह उन्हें अंदर आने दे। वह अगली को अंदर आने का एक्सेस दे देती है। सवाकरी पूछता है क्या वे वही लाए हैं जो उसने मांगा था। उनमें से एक ने अपने गले से एक डब्बा उगल दिया। इसके बाद वह अगली को कवर हटाने को कहता है, इससे वह एक सजा हुआ लकड़ी का ब्लॉक सामने आता है। सवाकरी अगली से कहा कि उस बॉक्स को सावधानी से ले जाएं क्योंकि वह सिकी की तलाश कर रहे हैं। और उसी समय जिन सभी को चेतावनी देने के लिए हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। जब उसे आसपास कोई नहीं मिलता तो वह सरप्राइज होता है, लेकिन जैसे ही वह मेन हॉल में एंटर करता है तो उसे पता लगता है कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जब वह जिन को देखते तो उन्हें राहत मिलती है। वह इस बात से कंफ्यूज है कि वे सभी लोग एक स्थान पे क्यों इकट्ठा हुए। सिकी ने उसे बताया कि जोजी ने अपनी एबिलिटी का उपयोग किया और बताया
कि दुश्मन उनकी ओर आ रहे हैं। तभी उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और सभी पेशेंट को बाहर निकाल लिया। इससे पहले कि बाकी लोग बच निकलते, एक काली दीवार ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और वे यहाँ फंस गए। कुछ लोग कहते कि उन्हें दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए। नर्स बोलती है कि उसने सब कुछ जांच लिया और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद सिकी जिन से कायो के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसके सवाल का जवाब दे पाता, एक अगले व्यक्ति वहां आ जाता है। हर कोई इस खतरनाक मोस्टर को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह एक आदमी के पास जाता है जो कि उसका खाना बन जाता है। जब सब लोग ये देख रहे होते तो वह मोस्टर से डर के भागने लगते हैं। सिकी मे को अपने पास सुरक्षित रखने का डिसाइड करता है। इसके तुरंत बाद सोगिरी और अदर लोग हॉल में एंटर करते हैं और वह उसे खाली पाते हैं। वह उन अगले से ताबूत नीचे रखने को कहता है और उस पर बैठ जाता है और वह मोहो की आदेश देता है कि वह सिकी को जिंदा पकड़े और बाकी सभी को मार डाले। वह उससे पूछती है क्या वह उसके साथ नहीं आएगा। सोगिरी कहते हुए मना करता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट विचार सोचने हैं। दूसरी ओर हम कोइना को देखते हैं जो शौचालय में कपड़े खोज रही है ताकि कुछ वह ऐसा ढूंढ सके जिससे वह बेहतर तरीके से चल सके। इसी बीच ये सफेद बालों वाला लड़का उसी कमरे में होता है और वह रो रहा है क्योंकि वे मरने वाले हैं। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है। कोइना उसे कहती है अगर वह थोड़ा सा दौड़ने के बाद थक जाता तो उसे अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। वह उसका कपड़ा चेहरे से ढक देती है ताकि वह कपड़े बदलते हुए ना देख सके। फिर वह छोटे से कपड़े बदल लेती है। रुकीरो उसे पूछते अब वह क्या करने जा रही है। कोइना जवाब देती है कि वह घात लगाने जा रही है। ये सुनकर वह जेलस होता है क्योंकि उसे हमेशा बीमार रहने का डर रहता है। तभी उन्हें अगली मोस्टर की भारी कदमों की आहट सुनाई देती है और रुकीरो घबरा जाता है और वह कोइना से कहता है कि जब वह इतना तनाव में होता तो वह लड़ नहीं सकता। उससे कुछ करने को कहता है और अचानक ही वह उत्तेजित हो जाती है। वह रुकीरो को उस कबर्ड में छिपने को कहती है क्योंकि वह सब कुछ संभाल लेगी और वह घबराहट के साथ उसकी कमांड का पालन करता है। कोइना फिर दरवाजे पर खड़े होकर दुश्मन का आने का इंतजार करती है। अगली मोस्टर दीवार तोड़कर कमरे के अंदर आता है लेकिन वह लड़ने से पहले कोइना से पूछता है क्या वह सिकी है। वह गुस्से से जवाब देती है कि सिकी एक बेवकूफ दिखने वाला अपराधी है। ये सुनते ही मोस्टर अचानक उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे वह अलमारी गिर जाती है जिसमें रुकीरो छुपा हुआ है। इससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। कमरे में इतना तोड़फोड़ हो जाने के बाद कोइना डिसाइड करती है कि वह दिखाएगी कि इस कमरे का बॉस कौन है। वह अपना अंगूठा काटती है और उसका खून मुट्ठी के चारों ओर बॉक्सिंग ग्लव में बदल जाते हैं। दूसरी ओर जिन कायो की जांच करने के लिए वापस जाता है और अकारी भी एक मोस्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी समय सिकी भी मे को सुरक्षित स्थान पर छिपाने के लिए ले जा रहा है। उसे छिपने के लिए एकमात्र जगह बगीचा ही मिला। इसी बीच रुकीरो को होश आ जाता है। उसे पता लगता है कि कमरा पूरी तरह से शांत है और वह सोचने लगता है कि ये बुरा सपना था और वह बाहर निकलने का डिसाइड करता है। लेकिन उसे तब शौक होता है जब वह मोस्टर का चेहरा अपने सामने पाता है। वह घबरा जाता है और इस स्थिति को समझने की कोशिश करता है लेकिन स्थिति और भी खराब हो जाती है। जब मोस्टर खड़ा होता है और कोइना की ओर मुड़ता है वह उसके चेहरे को सहलाती है और एक पावरफुल मुक्के से उसे नीचे गिरा देती है और वह उस मोस्टर को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर मुक्के मारने शुरू कर देती है जब तक कि बेहोश ना हो जाए। ये देखकर रुकीरो डर जाता है लेकिन कोइना उस मोस्टर को कुचलने और खत्म करने का मजा लेती है जबकि वह मोस्टर असहाय होकर जमीन पर पड़ा रहता है। ये उसकी आई लव एबिलिटी के कारण है जो उसके खून से सने दुश्मनों को गुलाम बना देती है और उसके खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति खो देते हैं। जैसे ही रुकीरो ये पूछने के लिए अलमारी से बाहर आता है क्या उसने अकेले ही उस मोस्टर को हराया है। कोइना प्राउडली बोलती है कि उसने ये अकेले ही किया। कोइना बोलती है कि उसने कहा था कि वह सब कुछ उस पे छोड़ दे। उसने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह भरोसेमंद महिला है जो सबका ख्याल रखना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वह एक समाज विरोधी है जो सभी को अपने ऊपर इतना निर्भर बनाना चाहती है। वह लोग काम करने की क्षमता खो देते हैं। अभी रुकीरो उसके जाल में फंस गया है। वह उसके सामने घुटने टेकता है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इससे कोइना की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वह जमीन पर एक चादर बिछाती है और रुकीरो को उसमें लिटा देती है। वह उसे बोलती है कि किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह सब कुछ संभाल लेगी। रुकीरो घबरा जाता है क्योंकि वह बहुत ही करीब होती है। कोइना देखती है कि वह पीला और कमजोर दिख रहा है इसलिए वह कुछ उसके लिए खाना लाने का फैसला करती है। रुकीरो ये सोचकर और भी घबरा जाता है कि ये एक जाल है कि कोई भी लड़की उस पर इतना ध्यान नहीं देगी। वह डर के मारे कांपने लगता है कि कहीं अगला मोस्टर आने से पहले वह चारे की तरह उसका इस्तेमाल ना करने लगे। कोइना उस पर झगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर एक और मोस्टर आ जाता है। कोइना रुकीरो को बिगाड़ने से पहले उस मोस्टर को खत्म करेगी। वह सोचती है कि ये मोस्टर भी कमजोर है और जल्दी से इससे निपटने का फैसला करती है लेकिन मोस्टर पिछले वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली निकलता है। वह उस पर हमला करने के लिए अपने हाथ को चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है और उसके पीछे की दीवार में छेद कर देता है। रुकीरो जल्दी से अलमारी में चिप जाता है। कोइना उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसका मजाक खराब कर दिया। वह उसके ऊपर कूद पड़ती है और अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है। मोस्टर
कैजुअली उसके पंच को डॉज कर लेता है। फिर वह अपने टेंटिकल से उस पर हमला करता है। क्वीना उससे कुछ स्पेस बना लेती है, लेकिन फिर मॉन्स्टर उसे मारने के लिए अपनी दोनों भुजाओं का इस्तेमाल करता है। उसे एहसास होता है कि वह इस तरह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मॉन्स्टर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। जब वह उसे रोकती है तो मॉन्स्टर उसे झटका देकर दीवार पर पटकता है। वह उसे पूरे कमरे में पटकना शुरू कर देता है और वह कुछ भी नहीं कर पाती। आखिर में वह उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके चेहरे पर लगातार पैर मारने लगता है। रोकीरो ये देखकर घबरा जाता है। ये कचरा बिल्कुल बेकार का है। वह बस क्वीना को पिटते हुए देख रहा है और वह चाहता है कि उसकी कोई मदद करने के लिए आए, और वह ये नहीं सोचता कि वह उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वह कमजोर और कायर है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह अनजाने में एक लूजर बन गया है। वह उस समय को याद करता है जब वह लूजर नहीं था, और ऐसा लगता है जब से अनंत काल बीत गया है। रोकीरो एक छोटे से पिछड़े गाँव में बड़ा हुआ जहाँ बहुत सारे होने इंसानों के बीच में रहते थे, और लूलू नाम की एक लड़की उसका पहला प्यार थी। वह उसे हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह कितना बहादुर और शांत है, भले ही वह अंदर से डरा हुआ हो। हालांकि लूलू के साथ उसे लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है। लूलू भी इसके करीब रही और वह दोनों अधिकांश समय खुशी खुशी साथ बिताते थे। हालांकि उस पर वह क्लाइव के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। लूलू बीमार थी क्योंकि वह ओनी थी, उसे नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता था। गाँव के एकमात्र डॉक्टर ने उसे स्थिर और स्वस्थ रखने की कोशिश की, लेकिन एक दिन मोतार एजेंसी ने गांव पर छापा मारा और उन्होंने एकमात्र डॉक्टर को मार डाला। उनके बिना लूलू की हालत खराब हो गई। रोकीरो उससे वादा करता है कि वह जल्द ही पास के शहर से एक डॉक्टर को बुलाएगा। वह उस पर भरोसा करने को कहता है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लूलू उससे बोलती कि वह हमेशा से एक सबसे अच्छा लड़का रहा। वह हमेशा से जानती है, उसने उसे हमेशा ऐसा ही रहने को कहा। इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। रोकीरो इससे टूट गया और तबाह हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी चमक खो दी। अब उसके पास बहादुर या आत्मविश्वास होने का कोई कारण नहीं था। उसके बाल सफेद हो गए और उसे नींद की समस्या हो गई। उसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया। वह आज तक लूजर बन गया। जैसे ही रोकीरो अपने डाउनफॉल के बारे में सोचता है, क्वीना को खत्म करने के लिए वह अपने सिर को नुकीले कोड़े में बदल लेता है। रोकीरो डिसाइड करता है कि वह उसे अपना काम पूरा करने देगा क्योंकि वह अभी किसी को बचा नहीं सकता। हालांकि लूलू के आखिरी शब्द उसके दिमाग में आते हैं। उसे ये याद आता है कि उसने उसे हमेशा शांत रहने को कहा। अचानक उसमें कुछ आवेग हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर क्वीना को खत्म करने के लिए हमला करता है, रोकीरो वहां पहुंच जाता है और उसे एक ही पल में खतरे से दूर ले जाता है। उसे एहसास होता है कि लूलू ने अगर उसे अभी देख लिया तो वह निराश हो जाएगी, और वह ऐसा नहीं होने देगा। वह बेहोश और घायल क्वीना को देखता है और सोचता है कि उसने उसकी रक्षा करने के लिए कितनी कड़ी लड़ाई लड़ी और अब एहसान वापस करने की बारी उसकी है। हालांकि वह इस बात से भयभीत है कि वह इस लड़ाई को जीत पाएगा या नहीं, लेकिन वह एक बार फिर लूलू के बारे में सोचता है और खुद को शांत करता है। वह अपना अंगूठा काटकर खून निकालता है जो लूलू का रूप ले लेता है। अब जबकि उसकी प्रेमिका उसके सामने है, वह और भी शांत हो जाता है और उसे अपने साथ रहने को कहता है, भले ही वह उतना अच्छा नहीं है जितना वह चाहती है। खून से बनी लूलू उसे पीछे से गले लगाती है। खून उसके शरीर को धीरे धीरे ढकने लगता है, जिससे उसकी चिंता और घबराहट दूर हो जाती है। हालांकि उसकी ये असली एबिलिटी नहीं है। रोकीरो पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। उसका खून उसके शरीर पर जम जाता है और वह एक क्लेपोक आइडल में बदल जाता है। मॉन्स्टर उसके ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस पर हमला करता है, लेकिन रोकीरो आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। फिर उसके पीछे उतरने से पहले हवा में कुछ शानदार चक्कर लगाता है। कमरा पहले से खून से बनी फूलों की पंखुड़ियों से भरा हुआ है। ऐसे कई डेडली ब्लेड है। जैसे ही पंखुड़ियां मॉन्स्टर पर गिरती है, उसकी बॉडी बिखर जाती है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी हमले से बच जाता है। रोकीरो कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि लूलू उसके साथ है। वह मॉन्स्टर को चैलेंज करता है कि वह उसके ऊपर हमला करे और वह उसके सारे हमले को डॉज करेगा। वह कूदता है मॉन्स्टर के हमले से। उसे याद आता था कि वह लूलू के साथ समर फेस्टिवल में डांस करता था। वह अपनी गर्लफ्रेंड की यादें भूल गया था। रोकीरो मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता है। वह उसके हाथ काट देता है। अब वह लड़ नहीं सकता। वह कमरे में चारों ओर नाचता है, उसे पैडल ब्लेड से भर देता है और मॉन्स्टर पर घातक प्रहार करता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। दूसरी ओर उसकी मेई के साथ है। उसे बताता है कि वह अब रिलैक्स हो सकती है क्योंकि अगली मॉन्स्टर चले गए हैं। हालांकि वह अभी भी माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत उदास है और सोचती थी कि शायद उनके साथ उसे भी मर जाना चाहिए। सिकी उसे बोलता है कि तुम ऐसा सोचो भी नहीं, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। अगर वह भी मर गई तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वह उसे जीने के लिए कहता है और निराशा से लड़ने के लिए कहता है जो उसे निकालने की कोशिश कर रही है। वह कहता है कि पहली चीज जो वह कर सकती है वह है उसके लिए खुशी बनाना, क्योंकि वह उस बदमाश को पीट रहा है जिसने उसका परिवार छीन लिया। इसी के साथ सिकी उल्टा और मोमोतारो को हराने के लिए उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। हालांकि मे का मानना है कि वह जीत नहीं सकते और सिकी उसे कहता है जब तक कि वह
उम्मीद नहीं छोड़ेगा तब तक वह नहीं हारेगा। अगले दिन में हम देखते हैं नेटो को, जो कि होश में आ जाता है। उसे पता लगता है कि वह 15 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। वह ओनी को धन्यवाद देता है क्योंकि उसे बचाने के लिए उसने बहुत नुकसान उठाया। नेटो को इसकी परवाह नहीं, वह तुरंत हेडक्वार्टर लौटेंगे ताकि अपने स्टूडेंट की मदद कर सके। हेडक्वार्टर में वापस आते हैं कि मेन हॉल में पहुंचता है जहाँ सुबहकरी आराम कर रहा है। सुबहकरी अपने बारे में बताता है और कहता है कि क्या वही कमीना है जिसने लाशों को ज़ॉम्बी में बदला। शिवगिरी कहता है कि तुमने सही कहा। सिकी बोलता है कि वह मरे हुए लोगों का अपमान कैसे कर सकता है और शिवगिरी उस पर हंसते हुए कहता है कि ओनी मनुष्य नहीं है, इसलिए उन्हें मानव अधिकार नहीं मिलते। शिवगिरी का इससे दिमाग खराब हो जाता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन शिवगिरी उसे क्यूरियसली देखता रहता है। दूसरी ओर जिन कायो को ढूंढने के लिए दौड़ रहा है, तभी उसे हिमावगी रोक देती है। उससे बताती है कि डॉक्टर पहले ही मर चुका है। वह जिन से पूछती है क्या वह अपने मरे हुए दोस्तों का बदला लेना चाहेगा, और वह जवाब देता है कि उसे कायो की परवाह नहीं, लेकिन वह खुद से किसी भी मोमोतारो को मार देगा जो उसके सामने आएगा। वह अपने चेंसो निकालता है और अमागी भी हमला करने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है। जिन उसकी ओर दौड़ता है और अपनी पावर से उस पर हमला करता है, लेकिन अमागी अपने चारों ओर प्रोटेक्शन कमरा बनाकर खुद को बचा लेती है। वह बाहर निकलती है, हमले को रोकने के बाद तुरंत उसे नष्ट कर देती है और उससे बोलती है कि वह अपने कमजोर हमले से उसे छू भी नहीं सकता। वह इसे चैलेंज के रूप में लेता है और उसे मारने के लिए और भी दृढ़ हो जाता है। दूसरी ओर से गिरी सिकी पे चाकू फेंककर उसे निहत्था कर देता है और उसे खिलौने से खेलना बंद करने तथा अपनी असली पावर का इस्तेमाल करने को कहता है। सिकी इस बात से नाराज हो जाता है और उसे अपनी पूरी पावर से उड़ा देने का फैसला करता है। वह पावरफुल रॉकेट लॉन्चर बनाता है। क्रोध और रेज के माध्यम से वह अपनी पावर को कंट्रोल कर लेता है और सुविगिरी से बोलता है कि वह उसे मारने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। खैर सिकी का ध्यान ताबूत पे जाता है और सोचता है कि इसके अंदर क्या है। सुविगिरी उसके सवालों का जवाब देते हुए ताबूत का दरवाजा खोलता है और मोमोतारो के कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति उसमें से बाहर आता है और वह व्यक्ति बोलता है वह सभी ओनी को खत्म कर देगा। सिकी को पता लगता है कि ये सुविगिरी का एक और ज़ॉम्बी है। सिकी उसे निर्दयी कमीना कहता है और कहता है कि वह अपने साथियों को एक पपट में कैसे बदल सकता है। सुविगिरी जवाब में हाय भरता है। वह सिकी को इडियट कहता है कि वह नए विचार को नहीं सोच सकता। उसे बताता है कि लोगों के पास स्वतंत्र नाम की एक चीज होती है और सुविगिरी का ज़ॉम्बी पार्टनर खुद से मरने के बाद ज़ॉम्बी बदलने के लिए तैयार हो गया। सिकी को समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। जब ज़ॉम्बी मोतारो अचानक उसके ऊपर अपनी एबिलिटी का उपयोग करता है, वह सिकी के दिल के अंदर अपनी तरंगे ही भेजता है और कुछ समय बाद सिकी को पता लगता है कि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा भारी हो गया है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। जैसे ही ज़ॉम्बी अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, सुविगिरी कहता है कि जब दूसरे मोतारो ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे तो वह उनकी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। उसके करंट पार्टनर की एबिलिटी है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ बैक्टीरिया मिलाकर उसे अविश्वसनीय रूप से भारी कर देना। इसी बीच ओनी को खत्म करने के बारे में एक ही बात को दोहराता रहता है। सुविगिरी भी सरप्राइज हुआ जब उसे पहली बार बात करते हुए सुना। वह समझ नहीं पाता कि ये गरज है, तो इस चलती हुई लाश को बोलने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन वह सोचता है कि ये मोमोतारो की पीक आत्मा है। वह ज़ॉम्बी पावर से सिकी को दबाता है। वह उसे पूछता है कि एक शक्तिशाली दुश्मन के सामने कितनी देर तक टिक सकता है। दूसरी ओर नेटो के साथ मौजूद ओनी उस काली दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एमोगी ने उनके हेडक्वार्टर के चारों ओर बना दिया है। दीवार से टकराने पर उनके हथियार टूट जाते हैं और वह सोचते हैं कि उन्हें अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। नेटो बोलता है कि ये करना व्यर्थ है क्योंकि बैरियर हर जगह होगा। तो अब किसी कारण उसे पूछते हैं क्या वह दीवार को नष्ट कर सकते हैं और नेटो को विश्वास होता है कि वह ऐसा कर सकता है। फिर भी वह सोचता है कि ये मूर्खतापूर्ण है। करेंटली उनके मंदिर के ऊपर पर्यटक मौजूद हैं। अगर वे पूरी ताकत से दीवार को गिरा देंगे तो उनकी जान खतरे में पहुंच सकती है। ओनी इसलिए पैनिक है क्योंकि उनके पास पर्यटक को बाहर निकालने का अधिकार नहीं है और नेटो समाधान के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तभी वहां पर जूजी पहुंचता है और वह नेटो को बताता है कि उन्हें पहले ही दुश्मनों के सिग्नल मिल गए थे और उसने घायल लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने में मदद की। हालांकि कुछ सपोर्ट कर्मचारी और स्टूडेंट अभी भी उसी के अंदर है। नेटो को एहसास होता है कि उन्हें बचाने के लिए जल्दी करना होगा, इससे पहले उन्हें वहां से टूरिस्ट को निकालना होगा। तभी कुछ लोग नेटो को बताते हैं कि एंट्रेंस के बाहर एक अजीब लड़की मिली और ये होमर होती है जो फाइनली अपने होश में लौट आई। वह बार बार यही बताती रहती है कि वह इस खूबसूरत जगह पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन नेटो उसे देखकर खुश है। अचानक जूजी एक टॉपर की तरह व्यवहार करने लगता है। फिर उसे स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां पसंद आने लगती हैं। वह उमर से कहता है कि वह अपना वीसी कार्ड उपहार में देना चाहता है। उमर कहती है कि वह ऐसे लोगों से नफरत करती है, यहाँ तक कि नेटो भी हैरान है। उसे सोचा था कि इस साल के सन की ग्रुप में जूजी सबसे नॉर्मल व्यक्ति है। खैर वह समझ जाता है कि टूरिस्ट को बाहर निकालने के लिए उमर की एबिलिटी का इस्तेमाल करने का एक तरीका है और वह तुरंत उसे मंदिर के आसपास के जंगल में ले जाता है। इसके बाद नेटो मंदिर में मौजूद
जूजी को बुलाता है और उसे बताता है कि वह टूरिस्ट को बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा भूकंप और भूस्खलन पैदा करेगा। जूजी ये देखकर शॉक होता है, लेकिन नेडो कहता है कि ये छोटा सा भूस्खलन होगा और किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। ओनी लोग पहले से ही लोगों को बाहर निकालने में सहायता करने के लिए पूरे मंदिर में फैल गए और नेडो जूजी को एरिया को स्कैन करने को कहता है ताकि वह कंफर्म कर सके कि सभी लोग बाहर निकल गए। इसके बाद वह अपना ध्यान होमर पे मोड़ता है और वह उसे कहता है कि वह फीमेल टाइटन को बुलाए जिसे उसने पहले भी बुलाया था, क्योंकि यही भूस्खलन ला सकता है। उसे डर है कि वह पागल हो जाएगी, लेकिन नेडो उसे आश्वासन देता है कि वह सिचुएशन को संभाल लेगा। उसके आश्वासन के बावजूद होमर अपनी पावर का इस्तेमाल करने से डरती है और नेडो हार मान लेता है और वह जूजी से कहता है कि भूस्खलन का प्लान कैंसिल हो गया और उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और वह होमर से कहता है कि उसे इसलिए निष्कासित किया गया है क्योंकि उसे अपनी टीम में बेकार लोगों की जरूरत नहीं। वह स्केटिंग करना शुरू कर देता है। घबराई हुई होमर उससे बोलती है कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा डरती है जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकती। नेडो का जवाब है कि डरना कोई समस्या नहीं है, लेकिन बदलने से इनकार करना एक बड़ी समस्या है। वह उस घटना के बारे में जानता है जो होमर ने पास्ट में गलती से की थी, लेकिन उसकी कक्षा में हर किसी का पास्ट भयानक है। वह होमर से कहता है कि उसे परिवर्तन के दिशा में पहला कदम उठाना होगा, इसके अलावा उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वह कहती है कि वह बदलना चाहती है और अचानक अपना अंगूठा काट लेती है जिससे उसका खून बहने लगता है। खून एक जायंट टाइटन का रूप ले लेता है और नेडो पर हमला करना शुरू कर देता है। नेडो उसके हमले को डॉज कर लेता है। फीमेल टाइटन के भारी हमले से पहाड़ हिल जाता है और होमर घबरा जाती है और होमर अपनी पावर को कंट्रोल ना कर पाने के लिए माफी मांगती है। नेडो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, वह यही चाहता था। टाइटन के हमले के कारण जमीन हिलने लगती है और पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे खिसकने लगते हैं। इससे टूरिस्ट में दहशत फैल जाती है और ओनी सोल्जर तुरंत उन्हें वहां से निकल जाने को कहते हैं। जब सभी लोग भाग जाते हैं तो जूजी अपना रेडार स्किल का इस्तेमाल करके इसे कंफर्म करता है और नेडो फीमेल टाइटन के साथ खेलना बंद कर देता है और उसके उत्पाद को रोकने के लिए होमर को बेहोश कर देता है। इसी समय जिन इमोगी से लड़ रहा है जो उसे अपने ब्लैक बॉक्स से पीछे धकेलती है। जिन उससे दूरी बनाए रखता है, लेकिन वह ये ध्यान नहीं दे पाता कि उसने उसके पीछे एक बॉक्स बना दिया है और उसके अंदर फंस जाता है। अब वह बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। तो इमोगी उसे धीमी और दर्दनाक मौत देने का फैसला करती है। वह बॉक्स को श्रिंक करना शुरू कर देती है और जिन को बोलती है कि वह इसके अंदर पेस्ट की तरह कुचला जाएगा। उससे कहता है कि वह उसे पूरी ताकत से तोड़ देगा, लेकिन इमोगी को नहीं लगता है कि ये संभव है। बॉक्स धीरे धीरे छोटा होता जाता है और कहती है कि किसी को छोटी सी जगह में बंद किया जाता है तो उसका दिमाग खराब होने लगता है और उसके अंदर लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और वह सोचती है कि जैसे जैसे बॉक्स छोटा होता जाएगा जिनके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन तभी उसे अचानक दीवार पर ब्लेड लगने की आवाज सुनाई देती है। वह सोचती है कि इतनी बंद जगह में ऐसा करना उसके लिए असंभव है, लेकिन जिन के पास उसके लिए और भी सरप्राइज है। अचानक बॉक्स टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तथा वह बाहर निकलता है और उसकी पीठ पर चैनसो निकली हुई है। वह इमोगी को बताता है कि एक समय पर वह एसी की डक्ट में सोया था। वह जगह ठंडी, नम और बदबूदार थी। उसकी तुलना में उसका बॉक्स एक जेट टू हॉलीडे था। इमोगी इस बात से नाराज हो जाती है और उसे अगले हमले में खत्म करने का फैसला करती है। तभी वहाँ कोई मोस्टर का कटा हुआ सर फेंक देता है। उसे पता लगता है कि यह इक्काती ने किया है, जो मोहटारों पर इस बात के लिए नाराज है कि वे उसे इस तरह के कचरे से मार सकते हैं। जिन उसे पीछे रहने के लिए कहता है क्योंकि यह उसकी लड़ाई है, लेकिन इकारी पहले से ही मोहतारों को नीचे गिराने के लिए कहता है। जैसे ही इमोगी की साइज को देखता है वह खुद पर नियंत्रण खो देता है। वह उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए लेक्चर देना शुरू कर देता है। वास्तव में उसे इसकी परवाह नहीं कि पुरुष के पहनावे के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद इकारी अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए अपना खून जमीन पर गिराता है। इमोगी पहले उन दोनों लड़कों को अपने पिंजरे में फंसाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से इकारी उसके हमले की तुलना में बहुत तेज है। वह आसानी से उसके हमले से बच निकलता है और उसके जबड़े पर जोरदार लात मारता है, जिससे वह घबरा जाती है। इमोगी हैरान है क्योंकि वह उसके हमले को नहीं देख पाई, लेकिन पता चलता है कि अकारी भी इसका अनुमान नहीं लगा पाया कि उसकी पावर क्या करेगी। उसकी ब्लेड एबिलिटी उसे रैंडम पावर देती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना क्रोधित है। और उसे अभी लाल मैजिक जूते मिले हैं जो उसकी स्पीड को बढ़ाता है। इकारी को लगता है कि उसे बेहतर हथियार पाने के लिए अधिक गुस्सा होना होगा। इमोगी को लगता है कि वह एक तेज स्पीड वाला दुश्मन है और वह उसके खिलाफ अच्छा नहीं है। इसी समय बैरियर के बाहर नेडो बैरियर को तोड़ने के लिए अपने स्पेशल हमले का इस्तेमाल करता है। एंटायर हेडक्वार्टर पूरा हिलने लगता है और उसे एहसास होता है कि बिल्डिंग जल्द ही ढह जाएगी। हालांकि उसका मानना है कि बिल्डिंग के अंदर फंसे उनके दोस्तों की जान इमारत से कहीं अधिक कीमती है और उन्हें जल्दी से उन्हें बचाना चाहिए। बिल्डिंग के अंदर सभी लोगों को भी इसके झटके महसूस हुए हैं और उन्हें जल्दी से वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। इस बीच नेडो और उसका ग्रुप उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ इमोगी जिन और इकारी से लड़ रही है। नेडो इमोगी से बोलता है कि अब वह फंस चुकी है और इतने समय
समय तक अपनी पावर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के बाद उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई है। वह उसे सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि अब वह भाग नहीं सकती। अमागी उसे बोलती कि वैसे भी वह भागने की योजना नहीं बना रही। वह अपने कपड़े उतार फेंकती है जिस पर काले बैक्टीरिया की केवल एक परत होती है और वह कहती है कि वह सभी को मार डालेगी। सुकीरी सिकी के साथ अपनी लड़ाई खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन सिकी उसकी ग्रेविटी के हमले से दूर जाता है। वह दोबारा से अपने रॉकेट लॉन्चर को निकालता है और उन पर हमला करता है, लेकिन ज़ॉम्बी अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके रॉकेट को उस तक पहुंचने से रोक देता है। के बाद सुकीरी अपने ज़ॉम्बी पार्टनर के साथ एक और स्किल दिखाता है जिसमें वह ऑक्सीजन को एक छोटे से गोले में कंप्रेस कर देता है, जो उसकी पावर के कारण अविश्वसनीय रूप से भारी हो जाता है। इसके बाद वह उस ग्रेविटी बॉल को उसकी ओर फेंकता है जिससे उसे भयंकर आंतरिक चोटें आती है। जब सिकी डर से कराता है, वह सिकी से बोलता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह किशन का बेटा है, जिसे इतिहास में सबसे शक्तिशाली ओनी जनरल माना जाता था। वह सिकी से नाराज है जो ये भी नहीं जानता कि उसे उसकी कहानी पर यकीन करना चाहिए या नहीं। इसी बीच में को भी भूकंप का झटका महसूस होता है और वह डर जाती है क्योंकि छत से मलबा गिरने लगता है। हालांकि उसे याद आता है कि सिकी ने कैसे उसे निराशा में न पड़ने के लिए कहा। वह अपने आप से कहती है अगर वह सच में जीना चाहती है तो उसे उसका समर्थन करना चाहिए। वह निर्णय लेती है कि वह उसका समर्थन करेगी। इसी बीच हम सिकी के पिता की हत्या करने वाले मोमोतारो को देखते हैं, जो मोमोतारो के एजेंसी के हेडक्वार्टर पे पहुंच जाता है। उनकी वाइस कैप्टन हिना उनका स्वागत करती है और तुरंत उन्हें घूरना शुरू कर देती है। हालांकि समीतारो उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता और उससे बोलता है कि वह अकेले काम करता है, इसलिए उसे इसकी जरूरत नहीं है। हिना उसके जवाब से हट होती है, लेकिन फिर भी वह बेशर्मी की तरह उसके पीछे जाती है और हेडक्वार्टर और दूसरी चीजों के बारे में पूछना शुरू कर देती है क्योंकि वह गाँव के इलाकों से है और यह उसका पहली बार शहर देखने का अनुभव है। वह अचानक किशन के बच्चों के बारे में पूछती है जो एजेंसी में सभी के बीच गपशप का विषय बन जाता है और समीदार को लगता है कि यही एकमात्र प्रश्न है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। वह उसे बताता है बहुत समय पहले किशन नाम के ओनी ने मोमोतारो एजेंसी को विनाश के करार पर ला दिया गया था। उसने अपने जीन्स को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में बहुत सारी महिलाओं को गर्भवती कर दिया था ताकि उसके बाद अधिक शक्तिशाली ओनी पैदा हो सके। हिना को यह बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि यदि किशन वास्तव में ओनी का निक कैनन था तो वो उसके बहुत सारे पोता पोती और बच्चे सड़क पे घूमते रहते। समीदार उसे बताता है कि केवल वह ओनी जिन्हें किशन की पावर विरासत में मिली उन्हें किशन की संतान कहा जाता है और उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, हालांकि उनका जन्म निश्चित समय पर होता है। हिना उससे बोलती है इसका क्या मतलब है और दूसरा मोमोतारो उसे जवाब देता है। उसने कहा कि किशन के बच्चे तब सामने आते हैं जब मोमोतारो का पक्ष ओनी पर भारी पड़ जाता है। हिना उसे देखकर अचंभित हो जाती है जो उसके सामने अचानक आ गया। वह अपने बारे में बताता है कि उसका नाम सीना है जो 21वीं यूनिट का कप्तान है। हिना सीना के सामने घबरा जाती है क्योंकि वह बहुत डरावना लगता है, लेकिन वह बहुत पातूनी भी है। वह उसे बताता है कि मोमोतारो और ओनी के बीच युद्ध हजारों सालों से चल रहा है। ये एक्चुअल में किशन और उसके डिसेंडेंट के कारण है। जब मोमोतारो एजेंसी का गठन हुआ और उन्होंने लगभग ओनी समुदायों को नष्ट कर दिया था तब किशन का जन्म हुआ। तब से वे सभी ओनी को खत्म करने वाले होते हैं। किशन के बच्चे अपनी पावर को अवेक करते हैं और ये युद्ध को लंबा खींचते हैं। सीना हिना का मजाक उड़ाते हुए ओनी को कोसता रहता है, फिर पूछती है कि ओनी का इंसानों के बीच में रहना कोई समस्या है। अब वह किताबी जवाब देती है कि मोमोतारो को ओनी से इंसानों की रक्षा करनी है और यदि ओनी साधारण मनुष्य के बीच छिप गए तो निर्दोष लोग गोलीबारी में फंस सकते हैं। सीना उसे बेवकूफ कहकर डांटता है और कहता है कि उसके पास पॉलिटिशियन है जो इस गंदगी को साफ करने में उनकी मदद करते हैं, भले ही उनकी पहचान उजागर हो जाए या फिर लोग गोलीबारी में फंस जाए, लेकिन ये दुष्ट पॉलिटिशियन ही है जो उनके लिए परेशानी पैदा करते हैं। उनका कहना है कि पॉलिटिशियन ने उनसे दूसरी चीजों के अलावा उनके खून से बनी दवा की मांग करना शुरू कर दी और इससे उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि यदि उन्हें इंसानों के बीच में नहीं छुपता तो उन्हें दुष्टों से निपटना नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें उससे पूछती क्या ये अच्छी बात नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। सीना फिर से उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि पॉलिटिशियन उनका इसलिए समर्थन कर रहे हैं ताकि हालत खराब हो जाए, सबसे पहले उनकी रक्षा की जाए। वह हिना का मजाक उड़ाता है क्योंकि वह अभी भी उनके रियल नेचर के बारे में नहीं जानती और फिर वह समीदार को कहता है कि एक बेवकूफ को उसका पार्टनर बनाना कठिन होगा। वह इतना ही नहीं कहना चाहता है और वह समीदार के करीब जाकर उसे कहता है कि शायद वह अपने चरम से बहुत दूर निकल चुका है क्योंकि वह सिकी से हार गया जो एक शरारती बच्चा है, हालांकि वह किशन का बच्चा है। सीना समीदार को ताना मारते हुए कहता है कि हाई अधिकारियों ने उसे हेडक्वार्टर में इसलिए रखा है क्योंकि वह चाहते हैं कि वह फील्ड ड्यूटी से रिटायर हो जाए और बेहतर कैंडिडेट को मौका दें। सीना समीदार से कहता है कि यदि वह अपनी सीट पर बैठा रहा तो वह किशन के बच्चे को मारकर ऊपर उठ जाएगा। समीदार उसे सिकी से दूर रहने को कहता है क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से उसे मारना चाहता है। सीना मजाक उड़ाते हुए कहता है कि केवल एक आठ बच्चा होने से ये कठिन होगा। उसके चाहने के
बाद हिना सेमिनार से पूछती है कि किशन का एक ही बच्चा है और उसे बताता है कि और भी है। उसी समय सुगाकरी सिकी को बताता है कि हर पीढ़ी में किशन के 8 बच्चे होते हैं और वह उनमें से एक है। उनका कहना है कि किशन के बच्चे के रूप में सिकी की पावर अब वीक हो गई तो मोतारो एजेंसी के लिए खतरा बन जाएगा। यही कारण है कि उन्हें उसे छुटकारा पाने की जरूरत है। हालांकि उसका कहना है कि उसे एक चूहे के रूप में लैब में ले जाना तथा उसका अध्ययन करना कि वह स्पेशल है और ये और भी बेहतर होगा और यही वे अभी करने की योजना बना रहे हैं। सिकी उठता है कि ज़ॉम्बी की पावर ढीली हो जाती है और वह सुगाकरी को श्राप देता है और उसे कहता है कि लेजेंड किशन या जो कुछ भी है उसकी परवाह नहीं। वह कसम खाता है कि सुगाकरी के की के बाद उसे भागने नहीं देगा और वह अपना रॉकेट लॉन्चर बनाता है और बिना किसी रोक टोक के सिकी सुगाकरी पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे सुगाकरी को उसके हमले से बचने के लिए कमरे में इधर उधर भागना पड़ता है। हालांकि उसका स्टेमिना जल्दी समाप्त हो जाता है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। खून की कमी से उसे चक्कर आते हैं और वह अब हिल भी नहीं सकता और सुगाकरी उसे कमजोर इंसान कहता है जो इस स्तर की लड़ाई भी नहीं झेल सकता। उसने देखा कि बिल्डिंग ढहने लगी है, इसलिए वह अपने ज़ॉम्बी पार्टनर को सिकी को रोकने का आदेश देता है और वह फिर देखता है कि मे भी दीवार के पीछे छिपी हुई है। सुगाकरी कहता है कि शायद वह अगली बार उसे खत्म कर देगा। जैसे ही वह मे को खतरे में देखता है तो वह बेहोश हो जाता है। वह उसे भागने को कहता है लेकिन मे छिपकर बाहर आ जाती है। वह सुगाकरी से पूछती है क्या उसने उसके माता पिता को इसी तरह मारा था और ये कहते हुए वह उसका मजाक उड़ाता है कि उसे ये याद भी नहीं कि उसने उन कीड़ों को कैसे खत्म किया था। मैं उससे पूछती है कि वह उसके माता पिता को कैसे मार सकता है क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वह उस पे हंसता है और कहता है कि वे तो केवल कीड़े मकोड़े हैं और उनका कभी मानव परिवार नहीं हो सकता। जैसे एक बार फिर मे को भाग जाने को कहता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी बार उसका नाम सुनता है तो सुगाकरी को उसके माता पिता याद आ जाते हैं। वह उसे बताता है कि उन्होंने उसके सामने अपनी जान बख्शने की भीख मांगी थी। वे इतने दयनीय लग रहे थे कि उसने फैसला किया कि उन्हें जीवित रहने देना चाहिए। हालांकि जब उसने उनसे कहा कि बाद में उन्हें मार डालेगा तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। ये सुनकर मैं रोने लगती है। सिकी उस पे चिल्लाता है कि ये रोने का समय नहीं है। वे मे से कहता है कि पहले वे इन बदमाशों को हराएगा फिर वे बाद में रोएंगे। सुगाकरी ये देखकर हंसता है कि सिकी रो रहा है और पूछता है कि एक ओनिक ऐसे रो सकता है। सिकी उसे बोलता है कि वह रो सकता है क्योंकि उसके पास दिल है। सुगाकरी ये नहीं समझ सकता क्योंकि वह यहाँ असली राक्षस है। सुगाकरी इस पर भड़क जाता है और सिकी को और अधिक कुचलने के लिए ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करता है और फैसला करता है कि वह इसके बाद मे की जिंदगी भी खत्म कर देगा और उसके आसपास का माहौल धीरे धीरे भारी होता जाता है। सिकी इस बात से घबरा जाता है। उसे एहसास आता है कि वह मे की रक्षा नहीं कर पाएगा। इस गति से वह अपने शरीर को उस सीमा तक धकेलता है इस आशा में कि उसे कुछ छिपी हुई पावर मिल जाएगी जो उससे मे की रक्षा करने में मदद कर सकती है। अचानक उसका नाखून फट जाता है और उसमें से निकलने वाला खून आग के बवंडर में बदल जाता है। सुगाकरी इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि इसका मतलब यह है कि सिकी अपनी पावर को किशन के बच्चे के रूप में अवेक कर रहा है। किशन के बच्चे में एक यूनिक एबिलिटी होती है और सिकी में फ्लेम की विशेषता है। वह अपनी नई पावर अवेक के साथ उस ग्रेविटी के दबाव को हटा देता है और उसे महसूस होता है कि उसके पास लड़ाई करने के लिए अभी भी ऊर्जा है। सुगाकरी को यह देखकर सदमा लगता है। वह फैसला करता है कि वह उस संभलने से पहले ही उसे मार देगा। हालांकि जैसे ही वह अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है सिकी की एक गोली उसके शोल्डर को चीर देती है और उसमें आग लगा देता है। सुगाकरी ये सोचकर घबरा जाता है कि यदि सिकी थोड़े से खून के साथ इतना शक्तिशाली है तो वह सच में खतरनाक है। लेकिन तभी सिकी अपने घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि वह अपने शरीर के चारों ओर की लपटों को कंट्रोल नहीं कर पाता। सुगाकरी ने ये देखा और वो तुरंत उसे नीचे दबा दिया और वह डिसाइड करता है कि इसके बाद वह मे को मार डालेगा और उसे बताता है कि उसके माता पिता कीड़े मकोड़े थे जिनकी मौत दयनीय थी और वे भी उनकी तरह ही होगी। सिकी उसे कोसते हुए पूछता है कि उसने मे के माता पिता के साथ क्या किया। वह उससे पूछता है क्या हमें पीसफुल लाइफ जीने का अधिकार नहीं है और इससे मे को वह समय याद आता है जब उसने अपने माता पिता से यही क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने बताया कि हर किसी को खुशहाल जीवन और पीसफुल लाइफ जीने का अधिकार है और जब सिकी ने यही बात कही तो वह रोने लगी। हालांकि सुगाकरी को यह बात पसंद नहीं आती और वह डिसाइड करते है कि वह आखिरी हमले से उन दोनों को खत्म कर देगा। वह ज़ॉम्बी के पावर के साथ एक ग्रेविटी पावर बनाता है और सिकी वापस लड़ने के लिए अपनी गन बनाता है। सुगाकरी को लगता है कि उसे धोखा दे रहा है क्योंकि उसके पास गोला बारूद बनाने के लिए खून ही नहीं बचा है, लेकिन सिकी मे के फ्यूचर की रक्षा के लिए आखिरी तक लड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बीच मे अपने माता पिता के बारे में सोचती है, कैसे उन्होंने अपने भविष्य में हार न मानने के लिए कहा था। वह गहरी सांस लेती है और सिकी को खुश करती है और अचानक उसके चारों तरफ की लपटें एक बार फिर भड़क उठती हैं। उसे अपनी पावर वापस मिल जाती है और सुगाकरी समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो रहा है। हालांकि सिकी खुश है कि मैंने उससे किया वादा निभाया और अपनी दोबारा चार्ज पावर से ग्रेविटी पावर पर एक शक्तिशाली गोली चलाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता
देता है। शिवकरी ये होते हुए केवल देख सकता है और सिकी के हमले से हुआ विस्फोट उसके सिर पर आकर लगा, जिससे उसे भारी डैमेज पहुंचा।